Welcome, friends. Today we are starting our new topic. New topic is charitable and religious trust, which is very important for our examination purpose. So let's start with the provision of section 2, clause 15. Okay. So listen carefully and remember carefully. तो आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। पहले तो हम टॉपिक लिख लेते हैं। जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा चैरिटेबल, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चैरिटेबल, ठीक है। और हम क्या पढ़ेंगे? रिलीजियस ट्रस्ट का टैक्सेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर अटेम्प्ट के अंदर इसको लेके क्वेश्चन आना ही आना है। तो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। तो आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन अब ये बनता है कि सबसे पहले रिलीजियस पर्पस का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स में रिलीजियस पर्पस को कैसे डिफाइन किया गया है, या फिर ऐसा कहें तो हमारे कौन से सेक्शन के कौन से क्लॉज के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है रिलीजियस पर्पस के बारे में, कि रिलीजियस पर्पस हमारे पूरे इनकम टैक्स के अंदर कहीं पर भी क्या नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। ओके, क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो बहुत अच्छी नॉलेज आपको, बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल गया। जो हम रिलीजियस ट्रस्ट पढ़ रहे हैं, जिनका टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो रिलीजियस पर्पस का क्या मतलब है ये हमारे इनकम टैक्स में दिया ही नहीं है। तो हमको हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन क्या निकालना है? तो बेसिकली ये जितने भी क्या है, टेम्पल हैं, ठीक है, चर्च हैं, मॉस्क हैं, गुरुद्वारा है, चर्च हैं, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? रिलीजियस पर्पस के अंदर ही क्या होते हैं? कवर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है बनना है। तो अगर रिलीजियस पर्पस डिफाइन नहीं है तो क्या चैरिटेबल पर्पस डिफाइन है? और अगर चैरिटेबल पर्पस डिफाइन है तो कहाँ पर डिफाइन है और उसका क्या मतलब दिया गया है? तो चैरिटेबल पर्पस का अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चैरिटेबल पर्पस, तो आपको बताना होगा इनकम टैक्स के सेक्शन 2 और क्लॉज किस में दिया गया है? 15 के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो कभी भी आप इसे सेक्शन 2 सब सेक्शन नहीं बोलेंगे। सेक्शन 2 के क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं। उसके कभी भी सब सेक्शन हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, ठीक है। उसके हमेशा क्या होंगे? क्लॉजेस होंगे, ठीक है। तो इट्स क्या है? 2 और क्लॉज कौन से? सेक्शन 2 के क्लॉज 15 के अंदर चैरिटेबल पर्पस को इन्होंने डिफाइन किया गया है। तो अब चैरिटेबल पर्पस का क्या मीन्स दिया है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब बता देता हूँ। चैरिटेबल पर्पस को इन्होंने डिफाइन तो किया है, लेकिन चैरिटेबल पर्पस को इन्होंने मीन से डिफाइन नहीं करके कैसे डिफाइन किया गया है? इंक्लूसिव डेफिनेशन दी, इंक्लूड्स। मतलब आज जो ये जो बता रहे हैं ये भी चैरिटेबल पर्पस के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मीनिंग में रेस्ट्रिक्ट नहीं करा, इंक्लूसिव करके डेफिनेशन को बड़ा इन्होंने क्या बना दिया? वास्ट बना दिया। तो एग्जामिनर अगर आप पूछे कि चैरिटेबल मीन्स है या चैरिटेबल इंक्लूड्स है, तो हम बता सकेंगे मीन्स नहीं दिया है, हमको क्या दी है? इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है कि ये चैरिटेबल पर्पस है। तो क्या क्या चैरिटेबल पर्पस है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा? रिलीफ ऑफ क्या करना? पुअर करना, ठीक है। रिलीफ ऑफ क्या करना? पुअर करना। तो इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, ओके। रैंकिंग नहीं कर रहे हैं, जो पहले लिखा इसलिए हम फर्स्ट लिख रहे हैं। रिलीफ ऑफ पुअर हो गया। इसके बाद में है हमारा कौन सा? एजुकेशन, ठीक है। ये भी हमारा किसके अंदर है? चैरिटेबल पर्पस के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद में हमको दिया गया है यस योगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि योगा को हमारे इनकम टैक्स में चैरिटेबल पर्पस में क्या मिल चुकी है? रिकॉग्निजेशन मिल चुकी है। और कैसे मिल गई है? इंक्लूड्स बोल के उसको डेफिनेशन में क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। इसके बाद में और इन्होंने इंक्लूड करा है किसको? ठीक है, एनी काइंड ऑफ कौन सा देते हैं हम? मेडिकल क्या करते हैं? रिलीफ करते हैं, ठीक है। मेडिकल रिलीफ का मतलब बहुत वास्ट हो गया, इन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया कि मेडिकल रिलीफ क्या है या एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेडिकल रिलीफ के अंदर सब आ जाएंगे, जैसे डायग्नोसिस सेंटर्स होते हैं, पैथ लैब होती है, और क्या होते हैं? हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? मेडिकल रिलीफ में आएंगे। अब ये मेडिकल रिलीफ को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे कि ये क्या होगा? एलोपैथी होगा। तो इसके अंदर एलोपैथी से आप मेडिकल रिलीफ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आयुर्वेद से कर रहे हो, आप होम्योपैथी से कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो? यूनानी से कर रहे हो। तो जो भी मेथड ऑफ क्या है, ट्रीटमेंट है, तो वो सब इसके अंदर कवर है। मेडिकल क्या है? रिलीफ है। तो अभी तक आपको कितने बता दिए? 4 बता दिए हैं। पांचवा हमको यहाँ पर बताया गया है, पांचवा हमको बताया गया है क्या करना? प्रिजर्वेशन करना, ठीक है ना। क्या करना है? प्रिजर्वेशन करना है।
और प्रिजर्वेशन ऑफ किसका करना है, एनवायरमेंट का करना है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर बात है कि हमारे इनकम टैक्स में एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको चैरिटेबल पर्पस माना है, और चैरिटेबल पर्पस मान के जो एग्जम्पशन दी गई है, जो रिलेटेड बेनिफिट दिए गए हैं, ठीक है, जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, वो सारे प्रिविलेजेस अब इनको मिलेंगे। किसको? एक तो विशेष बात, बड़ी विशेष बात है, किसको देना, योगा को भी देना, और प्रिजर्वेशन ऑफ किसको देना, एनवायरमेंट को देना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे या कोई भी आपसे पूछे ये एनवायरमेंट को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि एनवायरमेंट को प्रिजर्व किया जा सकता है कैसे, जितने भी क्या होते हैं हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या करके प्रिजर्व करके, फॉरेस्ट के अंदर हमारी जितनी भी क्या होती है वाइल्ड लाइफ होती है, उनको क्या करें, प्रिजर्व करें। ठीक है ना, पानी को क्या करें, प्रिजर्व करें। तो मैं तो ये इंक्लूड्स बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इंक्लूड्स बता रहा हूँ। ठीक है, एनवायरमेंट को तो आप पॉल्यूशन कम करें तो उससे भी क्या होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट होगा। तो एनवायरमेंट को कई तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है, जैसे लाइक बैन क्या हो गया, प्लास्टिक है, तो ये बड़ा है, ये तो मैंने आपको जो बताया एक तरीके से क्या बताया, इंक्लूड्स बताया है। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ क्या करना, एनवायरमेंट करना। और चैरिटेबल पर्पस में इन्होंने क्या बताया है, तो चैरिटेबल पर्पस में इन्होंने और बताया है प्रिजर्वेशन ऑफ, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ कौन सा करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ हमारे जो भी क्या होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्या होते हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ क्या हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स, और कोई भी क्या हो गई है, प्लेसेस हो गई है। ठीक है, या फिर और भी कोई क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको क्या करना, प्रिजर्व करना। अब किस तरह के मॉन्यूमेंट्स और किस तरह की प्लेसेस और किस तरह के ऑब्जेक्ट्स, अगर एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहे तो आप इसको बेहतरीन तरीके से, या कोई भी आपसे जानना चाहे तो उसको आप सिखा सकते हैं कि कौन से मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं भाई मॉन्यूमेंट्स जो कौन से होते हैं, जो हिस्टोरिक क्या होते हैं, इंटरेस्ट के होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो भी क्या हो सकते हैं, आर्टिस्टिक क्या होते हैं, इंटरेस्ट के होते हैं, उनको क्या करना, प्रिजर्व करना। और किसी को भी समझाने के लिए आप बेहतरीन एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि क्या है, ताजमहल है, तो इनके वास्तव में क्या बने हुए हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, वास्तव में बने हुए हैं, और आज हमको मालूम पड़ रहा है कि वो चैरिटेबल पर्पस के अंदर क्या है, कवर है। ठीक है, तो क्या हो गया, कुतुब क्या हो गया, मीनार हो गया। ठीक है, तो ये लीजिए, कुतुब क्या है, मीनार है। और ठीक है, अब जैसे कि और आपको जानना चाहें, आप कोई किसी से पूछे, आप बताना चाहें, तो प्रिजर्वेशन ऑफ जैसे कि क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो क्या हो गया, जिम कॉर्बेट है। तो वाइल्ड लाइफ क्या होती है, सेंचुरीज जो होती है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ क्या होती है, सेंचुरीज जो होती है, तो वो सब चैरिटेबल पर्पस के अंदर क्या हो रहे हैं, आज कवर हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो अगर चैरिटेबल पर्पस का मतलब इन्होंने क्या दिया है, हमें इंक्लूसिव मतलब दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है रिलीफ ऑफ पुअर करना, एडुकेशन करना, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को एलोबरेट करना पड़े तो बता सकते हैं इंक्लूडिंग फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, वाटरशेड हो गया, और प्रिजर्वेशन ऑफ कौन से होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो आर्टिस्टिक और क्या होते हैं, हिस्टोरिक इंटरेस्ट को होते हैं। ये 6 बता दिया। अब मैं आपको वन मोर क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वन मोर बता रहा हूँ, ये 7th नंबर अलग से लिख के यहाँ पर। ठीक है, 7th नंबर, और यहाँ पर मैं 7th नंबर डाल रहा हूँ किस चीज को, ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा, और चीज को क्या करिएगा, समझिएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा इंक्लूसिव डेफिनेशन में एडवांसमेंट ऑफ, ठीक है ना, क्या लिखा है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एनी अदर का मतलब बहुत बड़ा मीनिंग, वास्ट मीनिंग हो जाता है, तो कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, किस चीज का हो, जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए हो। ठीक है ना, किसके लिए हो, जनरल पब्लिक क्या हो, यूटिलिटी के लिए हो। ठीक है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जैसे गांव के अंदर पानी नहीं होता तो आप क्या करते हैं, टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं, गरीबों को पानी सप्लाई करते हैं। गर्मियों के अंदर आप ठंडा पानी क्या कर रहे हैं, पिला रहे हैं। तो ये किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए हो। ठीक है, तो किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, बस जनरल पब्लिक यूटिलिटी का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उनके एडवांसमेंट में हो, तो उसे भी क्या माना गया है, चैरिटेबल माना गया है। लेकिन ये जो हमारा 7वां पॉइंट है, इस 7वें पॉइंट के लिए हमारी जो डेफिनेशन है ना, 2 क्लॉज किसमें, 15 में, इन्होंने एक प्रोवाइजो यहाँ पर क्या करा है, इंसर्ट करा है।
यहाँ पर इन्होंने एक प्रोवाइजो क्या करा है, इंसर्ट करा है, और प्रोवाइजो इंसर्ट करके ये प्रोवाइजो सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट के लिए इन्होंने प्रोवाइजो इंसर्ट करा, और प्रोवाइजो इंसर्ट करके इन्होंने कहा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए, तो अगर इसके अंदर आप कुछ भी क्या करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है ना, अगर आपका ये ट्रस्ट है जिसका ऑब्जेक्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उसके अंदर आप कोई भी क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, बिजनेस का मतलब क्या कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हो, सर्विस का प्रोविजन कर रहे हो, जिसको हम बोल सकते हैं रेंडरिंग ऑफ क्या कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, ठीक है। कुल मिला के क्या है, बिजनेस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस करना, ठीक है, ट्रेड करना, और कोई सा भी क्या करना, कॉमर्स करना, ठीक है, और वो आप कौन सा बेसिस पे कर रहे हो, अगेंस्ट क्या कर रहे हो, कंसीडरेशन कर रहे हो, मतलब कॉमर्शियल बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, क्या चार्ज करके, कंसीडरेशन क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, ठीक है, कंसीडरेशन क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, कंसीडरेशन का मतलब कोई भी क्या हो गई, फीस हो गई, ठीक है ना, कोई भी क्या हो गया, सेस, ये अगर लेके आप कुछ भी उनको सर्विस देते हो, मैं बात कर रहा हूँ एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इन्होंने कहा इस केस में आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, जो भी आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप कॉमर्स कर रहे हो, जब भी जो भी आप क्या कर रहे हो, सर्विस क्या कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो, जो भी आप सर्विस क्या कर रहे हो, रेंडर कर रहे हो, पहली बात तो वो क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। आपका जो ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब एक तरीके से उससे सपोर्टिव होनी चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या है, रिलेटेड है। और प्लस साथ में लगा रहा हूँ, प्लस, प्लस का मतलब इंग्लिश का बन जाता है क्या, एंड। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो रिलेटेड होनी चाहिए वो कॉमर्शियल एक्टिविटी आपके ट्रस्ट के, जो भी आप जनरल पब्लिक यूटिलिटी का और जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया, उस ऑब्जेक्ट के क्या होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, जो भी आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो। और खास बात यह है, रिलेटेड तो होनी चाहिए, ठीक है, और जो भी आपने क्या करा है, कॉमर्स करा है, ठीक है ना, जो भी आपने क्या करा है, कॉमर्स करा है, उस कॉमर्स से आपको जितनी भी क्या हो रही है, रिसिट्स हो रही है, जितनी भी क्या हो रही है, आपको रिसिट्स हो रही है, वो रिसिट, ठीक है ना, या फिर तो 20%, या फिर 20% ऑफ टोटल रिसिट ऑफ ट्रस्ट, टोटल क्या होती है, रिसिट्स ऑफ क्या है, ट्रस्ट, टोटल रिसिट्स ऑफ क्या है, ट्रस्ट, उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए। मतलब ट्रस्ट की जितनी भी रिसिट्स है, अब ट्रस्ट को तो कई तरह की रिसिट्स आती है, जैसे ट्रस्ट को तो कई तरह का, जैसे मान लीजिए क्या आता है, डोनेशंस भी आता है, ठीक है, तो ट्रस्ट की जितनी भी टोटल रिसिट है, अब आपने जो भी ट्रेड करा है, जो भी आपने कॉमर्स करा है, जो भी आपने सर्विस रेंडर करी है कॉमर्शियल बेसिस पे कंसीडरेशन चार्ज करके, तो वो कॉमर्शियल रिसिट जो आपकी होनी चाहिए, ट्रेड की जो रिसिट होनी चाहिए, इधर या फिर तो वो 20% से क्या हो, कम हो, या फिर क्या हो, 20% हो, तो ही हम इसको क्या मानेंगे, चैरिटेबल पर्पस क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 7 पॉइंट है ना, ये 7 पॉइंट अब जाके चैरिटेबल बना है। पहली बात तो अगर आप कर सकते हो, इसके अंदर आप बिजनेस कर सकते हो, और बिजनेस भी ऐसा हो जो रिलेटेड हो, प्लस बिजनेस की रिसिट टोटल रिसिट ऑफ ट्रस्ट के 20% से ज्यादा नहीं हो, अब ये मिला के क्या हो गया, चैरिटेबल पर्पस रहेगा, तो जाके ये क्या रहेगा, चैरिटेबल पर्पस रहेगा। ये हो गया आपका क्या हो गया, चैरिटेबल क्या हो गया, पर्पस हो गया, ठीक है। देखो और आपके लिए बढ़िया इंटरप्रिटेशन यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ट्रस्ट है जिसका पर्पस क्या है, एजुकेशन है, या फिर मान लीजिए एजुकेशन और स्प्रेडिंग क्या है, योगा, जो भी आप क्या करना चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं, वो हो सकता है। जरूरी नहीं कि ट्रस्ट एक ही, इनमें से एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बनना हो, ट्रस्ट हो सकता है एजुकेशन के लिए भी हो और साथ में मेडिकल भी हो, ट्रस्ट के स्कूल भी चलते हैं और ट्रस्ट के हॉस्पिटल भी है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना, सब कुछ हो सकता है। अब अगर ट्रस्ट की यहाँ पर जो भी क्या है, कॉमर्शियल जितनी भी क्या आ रही है, रिसिट्स आ रही है, ठीक है ना, इनके अंदर ट्रस्ट की जितनी भी क्या आ रही है, कॉमर्शियल रिसिट्स आ रही है, ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है, और ये एग्जांपल फिट हो रहा है रिलीफ ऑफ पुअर के लिए, एजुकेशन के लिए, योगा के लिए, मेडिकल के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, और प्रिजर्वेशन ऑफ किसके लिए, आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के लिए। यहाँ पर आपकी कॉमर्शियल रिसिट्स जो आती है, जैसे स्कूल की होती है कॉमर्शियल रिसिट्स होती है, ठीक है ना, कॉमर्शियल रिसिट्स तो आपको ध्यान है, हॉस्पिटल भी पूरा क्या चलता है, कॉमर्शियल चलता है, ताजमहल में भी क्या है, हमारे एंट्री टिकट है, तो वो क्या हो गया, एंट्री कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, तो अगेंस्ट कंसीडरेशन हो गया। या फिर हमारी जितनी भी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो ये सब क्या कॉमर्शियल रिसिट्स है, वहां पर जीप सवारी, इन सब के पैसे लेते हैं। और इवन यहाँ पर अगर आपकी जो भी कॉमर्शियल रिसिट है, ट्रस्ट की टोटल रिसिट से, उस ट्रस्ट की जितनी भी टोटल रिसिट्स आती है,
ठीक है ना। अब ट्रस्ट की टोटल रिसिट्स में डोनेशन वोनेशन कई तरह के पैसे आते हैं, सरकार से भी पैसा आता है, तो टोटल रिसिट्स ऑफ क्या है, ट्रस्ट है। अगर उससे 20% भी क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टिल क्या रहने वाले हैं, चैरिटेबल पर्पस ही माना जाएगा। ठीक है। ये जो इन्होंने सीलिंग डाली है ना 20% की, ये सीलिंग सिर्फ और सिर्फ इन्होंने किसके लिए डाली है, ये आप यहां पर देख लीजिए किसके लिए डाली है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ कौन सा है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी की डाली है। मतलब यहां पर अगर आपकी रिसिट्स, कॉमर्शियल रिसिट्स, ट्रस्ट की टोटल रिसिट्स के 20% को भी क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्या रहोगे, चैरिटेबल पर्पस ही रहने वाले हो। चैरिटेबल क्या रहने वाले, पर्पस। आप जैसे मान सकते हैं स्कूल हॉस्पिटल की जो कॉमर्शियल रिसिट्स है, वो ऑब्वियसली बात है उनकी मेन रिसिट्स यही होती है। इन ट्रस्ट, ये जो मैंने एग्जांपल दिए ना, इन ट्रस्ट की जो मेन रिसिट्स होती है ना, वो मेन रिसिट्स यहीं से ही आती है। तो ऑब्वियसली बात है टोटल रिसिट्स ऑफ 20%, टोटल रिसिट ऑफ ट्रस्ट की 20% को एक्सीड करती है, क्योंकि स्कूल्स को, हॉस्पिटल को मेन रिसिट्स ही कहाँ से होती है, कॉमर्शियल बेसिस पे होती है। तो वहां पर ये जो इन्होंने लिमिट डाली है, वो लिमिट यहाँ पर क्या नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर काम करने वाली है, यहाँ पर काम करने वाली है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता हूँ, ऐसे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन में का एक ट्रस्ट बना है जिसका ऑब्जेक्ट है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एडवांसमेंट ऑफ, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ एनी, ठीक है, अदर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। इस तरह का क्वेश्चन आपको मान लीजिए मिल जाता है एग्जाम में। जनरल पब्लिक क्या है, यूटिलिटी, ये मिल गया जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ओके, ऐसा क्वेश्चन में आया। फिर क्वेश्चन में आगे की कहानी इन्होंने दी कि ये क्या करते हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कॉमर्स भी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं, कॉमर्स भी कर रहे हैं, मतलब ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, और उसके लिए क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट कंसीडरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कॉमर्स जो भी कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, अगेंस्ट कंसीडरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ये भी जानकारी दी कि ये जो इन्होंने करा है, पहली बात तो जो भी कॉमर्स करा है वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के बिल्कुल क्या है, रिलेटेड है, जिसको एक और वर्ड बोला जा सकता है, एक्चुअल कैरिंग। एक्चुअल कैरिंग किसके, जो आपने ट्रस्ट बनाया ना, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के, उसके एक्चुअल कैरिंग में है, या फिर उसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं उसका क्या है, रिलेटेड है। तो ये भी आपको क्या दी, क्वेश्चन में दी, और साथ में इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इसकी जो रिसिट्स है ना, इसकी जो रिसिट है वो 20% को क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। 20% ऑफ टीटी, टोटल टीआर, टोटल रिसिट ऑफ क्या है, ट्रस्ट, ट्रस्ट की जितनी भी टोटल रिसिट है उसको 20% को एक्सीड कर रही है। अभी क्वेश्चन आप सुनिएगा। फिर इन्होंने कहा ये जितनी भी कॉमर्शियल क्या आई थी, रिसीट्स आई थी, इसको इन्होंने क्या करा, चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं। खर्च चैरिटेबल 20% से आ रही, लेकिन चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं। जैसे कैसे कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा इन्होंने करा, तो उससे उस पैसे का क्या है, रिलीफ ऑफ क्या करा है, पुअर करा, उस पैसे को इन्होंने यहाँ लगाया। फिर कुछ उसमें से कुछ पैसे को इन्होंने किस में लगाया, ठीक है, एजुकेशन में लगाया। फिर उसमें से कुछ पैसा मान लीजिए किसके लिए लगाया, मेडिकल रिलीफ के लिए लगाया। ठीक है, मेडिकल रिलीफ के लिए लगाया। इस तरह से इन्होंने पैसा खर्च करा, और सारा पैसा ये जो खर्च कर रहे हैं, कौन से पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मतलब उसका जो एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है ना, उसका क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है, वो एप्लीकेशन बिल्कुल प्योरली चैरिटेबल पर्पस के लिए हो रहा है। बस हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, वो जो कॉमर्शियल रिसीट थी वो ट्रस्ट की टोटल रिसीट के 20% ज्यादा थी। बिजनेस तो भले वो क्या था, ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट को क्या था, रिलेटेड था। एप्लीकेशन भी कौन सा था, चैरिटेबल पर्पस था, रिलीफ ऑफ किसके लिए था, पुअर के लिए था, एजुकेशन, और कौन सा था, मेडिकल रिलीफ के लिए था। अब एग्जामिनर ये आपसे पूछना चाहता है, ठीक है ना, आपसे पूछना चाहता है क्या ये चैरिटेबल पर्पस माना जाएगा, क्या ये जो ट्रस्ट बना है चैरिटेबल पर्पस रहेगा क्या, टू क्लॉज किसके अकॉर्डिंग, 15 के अकॉर्डिंग रहेगा क्या। अगर रहेगा तब तो इसको जो भी ट्रस्ट को प्रिविलेजेस है, बेनिफिट्स हैं, एग्जाम्पशंस हैं, रिलैक्सेशंस हैं, ठीक है, जो भी भरपूर फायदा वो मिल जाएगा, एल्स नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर है नो, ये चैरिटेबल पर्पस नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर है नो। मतलब आपने उसका एप्लीकेशन कैसे करा, ये रेलेवेंट नहीं है अभी। अगर आपकी रिसिट्स, कॉमर्शियल रिसिट जो है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की, वो ट्रस्ट की टोटल रिसिट से 20% से क्या है, ज्यादा है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या है, पर्पस ऑफ क्या है, एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन का पर्पस कुछ भी हो, आप क्या नहीं रहोगे, चैरिटेबल पर्पस नहीं रहोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन रेस कर देता है, ठीक है,
क्या ये उस पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि क्या ये इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ये चैरिटेबल नहीं रहेंगे, या आगे के जितने भी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर है सबके लिए चैरिटेबल नहीं माना जाएगा? तो आपका जवाब है कि जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये काम किस में हुआ, 22-23 में हुआ, तो 22-23 के लिए आपको क्या नहीं मानेंगे, चैरिटेबल नहीं मानेंगे उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए। अगर मान लीजिए आपका जो सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर है 23-24, उसके अंदर आपकी जो कॉमर्शियल रिसीट्स है, ट्रस्ट की टोटल रिसीट्स से 20% ज्यादा नहीं है, तो उस ईयर में आपको चैरिटेबल पर्पस मान लेंगे। ठीक है, तो मतलब प्रीवियस ईयर वाइज हमको क्या करनी है, देखनी है। तो एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आपको मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, आंसर दे दिया। तो आइए एक बार हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो देखना क्या है, देखना हमें यहाँ पर यह है कि पहली बात तो रिलीजियस पर्पस तो हमको यहाँ पर क्या नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। और चैरिटेबल पर्पस डिफाइन है, जो 2 क्लॉज किसके अंदर दिया हुआ है, 15 के अंदर दिया है। डेफिनेशन इंक्लूड्स दी है, रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वाटरशेड आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएगी, फॉरेस्ट आ जाएंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, और जो भी जो भी हमारे इंटरेस्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, हिस्टोरिक और जो कौन से आर्टिस्टिक वाले जो हैं प्लेसेस हैं वो। ठीक है, इनके अंदर आप बिजनेस करो, कॉमर्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी रिसिट्स कितने मतलब 20% से भी ज्यादा हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब ये जो 7th हमको दिया हुआ था, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, इसके लिए इन्होंने कहा है, प्रोवाइजो इंसर्ट किया है डेफिनेशन 2 क्लॉज 15 में। इन्होंने कहा इसमें अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, सर्विस का रेंडर कर रहे हैं अगेंस्ट कंसिडरेशन फीस, और क्या कर रहे हैं, सेस कर रहे हैं। पहली बात, चैरिटेबल वो तभी रहेंगे, पहले वो क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड का एक और वर्ड इन्होंने एक्ट में दिया है, उसको इन्होंने वर्ड बोला है एक्चुअल कैरिंग, और उसका इसी मैंने आपके लिए बताया रिलेटेड है। दूसरा, दूसरी कंडीशन यह है कि वो जो कॉमर्शियल रिसीट जो है ट्रेड से, कॉमर्स से, सर्विस के रेंडर से, वो ट्रस्ट के टोटल रिसीट से 20% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे। अगर 20% से ज्यादा हो गई तो फिर उस ईयर में वो क्या नहीं रहेंगे, चैरिटेबल नहीं रहेंगे। भले ही आपने उसका एप्लीकेशन, भले ही उस पैसे का एप्लीकेशन आपने किसके लिए करा हो, चैरिटेबल पर्पस के लिए ही किया हो। ठीक है, और ये प्रोवाइजो सिर्फ और सिर्फ हमको किसके लिए दिया गया है, ये प्रोवाइजो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दिया है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ किसके लिए, जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए दिया गया है। तो ये सारी बात जो मैंने आपको बताई है, ये सारी बात हमको यहाँ पर क्या करी हुई है, दी हुई है। ठीक है ना, विथ एक एग्जाम्पल के साथ में दी है, जैसे मैंने आपको समझा वैसे एग्जाम्पल हमको यहाँ पर भी क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ क्या है, मैंने आपको बताया ना, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे क्या हो गया, ताजमहल हो गया, इनसे एंट्री फीस क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ क्या हो गई है, सेंचुरीज हो गई है। ठीक है, वाटरफॉल्स हो गए हैं, फॉरेस्ट हो गए हैं, ये सब अपने क्या ट्रस्ट बने हुए हैं, चैरिटेबल पर्पस है, और एंट्री फीस क्या करते हैं, चार्ज करते हैं कॉमर्शियल बेसिस पे। ठीक है, और ये साथ में क्या मोमेंटोस भी क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इनके लिए कोई भी इन्होंने क्या नहीं डाली है, रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली है। जो 2 क्लॉज 15 का जो प्रोवाइजो है ना, वो अप्लाई नहीं होता है इनके लिए। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ किसके लिए होता है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए होता है। तो वाइल्ड लाइफ क्या हो चुकी है, सेंचुरीज हमारे भी इसमें भी क्या है, कवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है ना, और क्या करते हैं, कवर करते हैं। चलिए तो 2 सेकंड का ब्रेक, मतलब 5 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। यस, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे इनकम टैक्स में जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है उनका टैक्सेशन के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी जो इनकम होती है, उनकी इनकम, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की जो इनकम होती है एग्जेम्प्ट होती है। ओके, और कौन से सेक्शन से अगर पूछा जाए तो आप जवाब देंगे सेक्शन 11 से उनकी इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। मतलब उनकी जो भी इनकम होगी ना, उसे हम बोलेंगे शैल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है ना, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। मतलब उनकी टोटल इनकम में क्या नहीं होगी, इंक्लूड नहीं होगी। जब टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी उनकी इनकम, तो इसका मतलब उस इनकम पे क्या लग जाएगा, उस इनकम पे क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि उनकी कौन सी इनकम क्या हो रही है, एग्जेम्प्ट हो रही है अंडर सेक्शन किसमें, 11 में। वैसे तो जनरली हमारी इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 में है, लेकिन चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को मिलने वाली एग्जेम्पशन किस में दी गई है, सेक्शन 11 में दी गई है। तो कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है तो आपको जवाब देना है
ट्रस्ट की सिर्फ वो इनकम एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं कि सब इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ वो इनकम क्या होगी, टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। कौन सी इनकम, जो इनकम क्या हुई है, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी ऐसी होनी चाहिए जो हेल्ड अंडर क्या हो, ट्रस्ट, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी भी किसकी हो, ट्रस्ट की हो। फिर उस प्रॉपर्टी से जो भी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, उस प्रॉपर्टी से जो भी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, सिर्फ वही इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो सबसे पहली बात वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, हेल्ड होनी चाहिए अंडर किसके, ट्रस्ट के। हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जैसे क्या हो गई, ये स्कूल जो होते हैं वो किसके होते हैं, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, मतलब ट्रस्ट के नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रस्ट की होनी चाहिए, ओके। सिर्फ एप्लीकेशन से एग्जामेशन नहीं मिलेगी, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है मैं चैरिटेबल पर्पस में खर्च करता हूँ, उससे कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगी। एग्जामेशन के लिए वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट के नाम पे होनी चाहिए, जैसे स्कूल हो गया है, या फिर जैसे कि क्या है, हॉस्पिटल है, पैथ लैब है, ठीक है। अगर वो ट्रस्ट की है तो ही उससे होने वाली इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। जैसे प्रॉपर्टी इनकम क्या हो गया, जैसे कि इनकम ट्रस्ट की अगर कोई भी प्रॉपर्टी, इवन उससे अगर रेंट भी आ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, मान लीजिए ट्रस्ट के पास में किसी कंपनी के क्या है, शेयर्स हैं, ट्रस्ट के पास में मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट क्या है, सिक्योरिटीज है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो उनको वहां से क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए क्या आ रहा है, शेयर से डिविडेंड आ रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब क्या हो जाएगा, सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये जो क्या थे, शेयर से गवर्नमेंट क्या थी, सिक्योरिटीज थी, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे ट्रस्ट का सेविंग खाता है, तो सेविंग खाते से भी तो क्या आएगा, इंटरेस्ट ही आएगा। ये लीजिए सेविंग खाता, तो किसका सेविंग खाता है, मेरे सेविंग खाते में जो भी इंटरेस्ट होता है, फिर मैं उसको चैरिटेबल पर्पस, मेडिकल पर्पस के लिए, रिलीफ ऑफ पुअर के लिए, योगा के लिए, या एजुकेशन रिलीफ के लिए खर्च करने से मुझे कोई एग्जामिशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो एग्जामिशन के लिए क्या जरूरी है कि वो जो इनकम जिस भी प्रॉपर्टी से क्या हो रही है, डिराइव हो रही है, वो जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये है कि वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर बनता है, बहुत 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 शानदार सवाल आपके लिए बना रहा हूँ, एग्जामिनर जैसे आपसे पूछ लेता है। जैसे गवर्नमेंट को, सॉरी ट्रस्ट को तो हम बोलते हैं क्या आता है, डोनेशंस आते हैं, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन का सामना आपका एग्जाम में होता है, ट्रस्ट को जो भी क्या रहे हैं, डोनेशंस आ रहे हैं, डोनेशंस का और अच्छा नाम होता है वॉलेंट्री क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। एक ही बात है, आप डोनेशन से समझो, आप वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से समझो, या दोनों से समझो। तो ट्रस्ट को क्या आ रहे हैं, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं। अब ये सवाल ये है कि अगर मान लो ट्रस्ट के दान पेटी के अंदर हम कोई भी डोनेशन डाल के जाते हैं, जैसे रिलीजियस ट्रस्ट है, ठीक है ना, मंदिर वंदिर है, हम दान पेटी में क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं, या कई ट्रस्ट को क्या होते हैं, डोनेशन, जैसे सेक्शन 80G भी एग्जांपल लेता हूँ, 80G में कई तरह के ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें डोनेशन देने पे हमको डिडक्शन मिलती है। तो मान लीजिए मैंने उसी पर्पस के लिए दे दिया, ठीक है ना, मैंने डोनेशन की रसीद कटवा दी। अब सवाल ये है कि अगर ट्रस्ट को कोई भी डोनेशन आ रहा है, ठीक है, डोनेशन, और बताऊं आपको, डोनेशन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। डोनेशंस भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक डोनेशन ऐसा होता है जिसमें हम डोनेशन देने वाला, ठीक है, डोनेशन देने वाला क्या करता है, बोलता है स्पेसिफिक क्या देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है ना, क्या देता है, स्पेसिफिक क्या देता है, डायरेक्शन देता है। और स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या देता है कि ये डोनेशन आपके ट्रस्ट के कॉर्पस का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। जैसे कंपनी में शेयर कैपिटल होता है ना, ठीक है ना, तो ट्रस्ट का भी एक कॉर्पस फंड होता है। तो अगर डोनर, जैसे मैं मान लीजिए किसी भी ट्रस्ट को डोनेशन दे रहा हूं, और मैं अगर इस डोनेशन में इस डायरेक्शन के साथ दूं कि ये डोनेशन आपके कॉर्पस फंड का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, तो एक तरह का डोनेशन ये होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस डोनेशन। इसका नाम हम रख देते हैं कौन सा, कॉर्पस डोनेशन। और कॉर्पस डोनेशन का मतलब क्या है, डोनर ने इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ में डोनेशन दिया कि ये डोनेशन आपके कॉर्पस फंड का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा। और एक डोनेशन होता है जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं, अदर देन कॉर्पस डोनेशन, ठीक है ना, अदर देन कौन सा है, कॉर्पस डोनेशन, ठीक है। मतलब जिसमें हम डोनेशन देने वाले ये नहीं कहते हैं कि ये आपके कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा, ये डायरेक्शन नहीं देते हैं।
तो वो हो जाता है कौन सा, जनरल डोनेशन भी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल डोनेशन भी। ठीक है, जैसे दान पेटी में डालते हैं ना, ये सारे के सारे डोनेशन कौन से हैं, जनरल डोनेशन है। जहां पर ये हम डायरेक्शन नहीं देते कि ये आपके ट्रस्ट के कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा। तो दो तरह के डोनेशन हो गए। तो अगर ये डोनेशन आ रहा है, अब सवाल ये बनता है कि हमने तो कहा ट्रस्ट की सिर्फ कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है, जो भी इनकम क्या होगी, डिराइव्ड होगी फ्रॉम किससे, प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी भी कौन सी हो, ट्रस्ट की हो। तो ट्रस्ट को जो डोनेशन आ रहे हैं, क्या ये डोनेशन भी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, एग्जामेशन मिलेगी, या फिर ये इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं और एग्जामेशन नहीं मिलेगी। तो इस बेहतरीन क्वेश्चन का मैं शानदार आपको जवाब देता हूँ। ये जो भी डोनेशन आ रहे हैं, इसको हम मानेंगे डीम्ड, क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, डीम्ड मानेंगे। बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर मैंने दे दिया। और क्या मानेंगे, डीम्ड मानते हैं। डीम्ड का मतलब ये क्या होता है, मानते हैं। और क्या मानेंगे कि ये इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट ही है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में आपको सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल हो रही है, अदर देन कौन से वाले के लिए, कॉर्पस डोनेशन के लिए। नॉट कौन सा है, कॉर्पस डोनेशन के लिए नहीं, अदर देन कॉर्पस डोनेशन के लिए। ठीक है, तो अदर देन जो कॉर्पस डोनेशन होगा, जनरल डोनेशन होगा, जो हमको एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन किस में दिया है, सब सेक्शन 1 में दिया है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में दिया है कि जो भी अदर देन कॉर्पस डोनेशन होगा, ठीक है, तो वो हमारी ट्रस्ट की इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का ही क्या बनेगा, उसे डीम्ड माना जाएगा। और उसके रेस्पेक्ट में हमको सेक्शन में 11 में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका हम अभी थोड़ी देर में इसका भी जूस निकाल लेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर दे दी। अच्छा, मैं और एक एग्जांपल आपके लिए बनाता हूँ। जैसे कि हमने देखा ट्रस्ट तो बिजनेस कर ही सकता है, सब कर रहे हैं। स्कूल बिजनेस है, योगा आप सिखा रहे हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी बिजनेस है, हॉस्पिटल सारे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एंट्रेंस फीस आप चार्ज कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, और जितने भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्टिस्टिक मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, एंट्रेंस फीस क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ये सब क्या है, बिजनेस है। तो उससे हमको रिसीट्स हो रही है। क्या वो रिसीट्स भी हमारी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है? ऑब्वियसली बात है, यस। इसका मतलब वो क्या है, वो जो आप बिजनेस जो कर रहे हो ना, बिजनेस अंडरटेकिंग जिसे हम बोलते हैं, बिजनेस अंडरटेकिंग। बहुत अच्छे क्वेश्चन का जूस निकाल रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो भी बिजनेस क्या है, अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, ये जो भी क्या है, बिजनेस अंडरटेकिंग है। ये जो बिजनेस है, जो बिजनेस अंडरटेकिंग है, ये किसके नाम की होनी चाहिए, ट्रस्ट के नाम पे होनी चाहिए। अब ट्रस्ट क्या करता है, धार्मिक किताबें भी क्या कर रहा है, बेच रहा है। धार्मिक किताबें क्या कर रहा है, बेच रहा है। हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, मोमेंटो भी क्या करता है, बेचता है। तो वो जो बिजनेस है वो ट्रस्ट के नाम का मतलब क्या हो गई, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट हो गई। और उससे जितनी भी रिसीट्स होगी, कौन सी रिसीट्स होगी, बिजनेस रिसीट्स होगी। अरे भाई, उससे जितनी भी रिसीट्स होगी वो कौन सी रिसीट्स होगी, बिजनेस रिसीट्स ही तो होगी। तो उस बिजनेस रिसीट्स को भी हम क्या मानेंगे, इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मानेंगे। इसका मतलब ट्रस्ट जो बिजनेस कर रहा है ना, वो बिजनेस भी इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना। ट्रस्ट क्या कर रहा है, हॉस्पिटल है, पेशेंट से पैसे चार्ज करता है, ऑपरेशन के पैसे चार्ज करता है, मेडिसिन के पैसे क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, रूम्स के पैसे भी क्या करता है, चार्ज करता है। प्योरली कॉमर्शियल बेसिस पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, होना क्या चाहिए, वो जो हॉस्पिटल है, ठीक है, और वो जो डायग्नोसिस सेंटर है, वो जो मेडिकल शॉप है, वो सब क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होनी चाहिए। फिर उससे जो भी बिजनेस आती है, वो सब इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट मानी जाएगी। और उसकी सेक्शन 11 में क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। तो एक बेहतरीन बड़े लेवल पे आपको क्या बता रहा हूँ, जूस बता रहा हूँ। ठीक है, अब इन ट्रस्टों को डोनेशंस भी आते हैं। ठीक है ना, ट्रस्टों को क्या आते हैं, डोनेशंस भी आते हैं। तो ऐसे ट्रस्ट को जो डोनेशंस आ रहे हैं, कौन से वाले, अभी हम बात कर रहे हैं अदर देन कॉर्पस की, तो वो भी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में भी हमको सेक्शन 11 में क्या मिल रही है, एग्जाम्पशन क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, सेक्शन 11 में हमको क्या मिल रही है, एग्जाम्पशन मिल रही है। तो इसका मतलब ट्रस्ट बिजनेस कर सकता है, करता ही है सारा बिजनेस। बस वो बिजनेस क्या होना चाहिए, बिजनेस अंडरटेकिंग जो होनी चाहिए, कंडीशन यही है कि वो जो बिजनेस अंडरटेकिंग है, वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट, हेल्ड अंडर क्या होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए। ऐसा सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 और 11 सब सेक्शन 4A के अंदर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो उससे जितनी भी बिजनेस रिसीट्स होगी, वो भी इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या हो जाएगी, ट्रस्ट हो जाएगी। कॉर्पस का हम अभी क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अब अगला सवाल और हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये इनकम है, ठीक है ना, बस ये ऐसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगी या इसके एग्जाम्पशन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? तो इस प्यारे क्वेश्चन का जवाब है, बहुत प्यारा जवाब है, ये ऐसी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। ठीक है, ये ऐसी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। इसको एग्जाम्पशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा उस इनकम को। उस इनकम को अप्लाइड करना पड़ेगा का मतलब क्या, ट्रस्ट को उस इनकम को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा।
ट्रस्ट क्या करे, उस इनकम का एप्लीकेशन करे। और एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा है कौन किसके लिए करे, तो उसी पर्पस के लिए करो जिस पर्पस के लिए आपने क्या बनाया है, ट्रस्ट बनाया है। तो जिस पर्पस के लिए आपने क्या बनाया है, ट्रस्ट बनाया, उसी पर्पस के लिए आप उसको क्या करो, अप्लाइड करो। ठीक है ना, अप्लाइड करो। अब यहाँ पर भी अप्लाइड का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, ये अप्लाइड का मतलब क्या है, तो अप्लाइड का आप बताइए, बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, अभी हम आपको शॉर्ट में बताते हैं अप्लाइड का मतलब। अप्लाइड को रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो क्या हो, रेवेन्यू हो। ठीक है ना, रेवेन्यू नहीं, जरूरी नहीं कि रेवेन्यू, इवन अगर आप उससे क्या कर रहे हो, कैपिटल एप्लीकेशन भी कर रहे हो तो करिए। कैपिटल एप्लीकेशन का भी जो निकालूं तो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई एक्विजिशन ऑफ क्या करते हो, मशीनरी करते हो, जमीन करते हो, बिल्डिंग परचेज करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, ये तो सब ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन है। अब हॉस्पिटल करेगा क्या, हॉस्पिटल अपने इक्विपमेंट्स ही तो लाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट को एग्जामिशन के लिए क्या होगा, अप्लाइड करना पड़ेगा। कौन सी इनकम की एग्जामिशन मिलेगी वो हमने पढ़ लिया। एग्जामिशन मिलेगी सेक्शन 11 में मिलेगी, और उसके लिए कौन सी इनकम की, इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट के नाम पे होनी चाहिए, फिर उससे इनकम की हो, उससे जो इनकम होगी एग्जाम्प्ट होगी, इंक्लूडिंग कौन से हैं, अदर देन कॉर्पस जनरल डोनेशन है, इंक्लूडिंग बिजनेस रिसीट भी एग्जाम्प्ट होगी। बस उसको क्या करना है, अप्लाइड करना होगा आपको उसी पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए आपने उस ट्रस्ट का क्या करा है, फॉर्मेशन करा है। ठीक है, और एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पीजीपी नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही क्या है, अलाउ है। ठीक है, रेवेन्यू कैपिटल आप दोनों तरह के क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जूस निकालूं तो एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन का एक बड़ा मीनिंग है, और ये जो अप्लाइड होना चाहिए ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो होना चाहिए सिर्फ कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं और आपके लिए यहाँ पर जूस निकालूं तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी कहाँ पर हो, इंडिया में हो। मान लीजिए मैं कोई प्रॉपर्टी दान करना चाहता हूँ, ट्रस्ट के नाम पे दान कर दूं। विदेश में भी कोई फ्लैट हो तो, जमीन हो तो मैं ट्रस्ट को नाम पे दान कर सकता हूँ, इंडिया में कोई ट्रस्ट है तो प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है वो सिचुएटेड हो सकती है, इंडिया में भी सिचुएटेड हो सकती है। ठीक है ना, और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भी क्या हो सकती है, सिचुएटेड हो सकती है। ठीक है ना, इंडिया में भी सिचुएटेड हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी क्या हो सकती है, सिचुएटेड हो, तो आउटसाइड इंडिया भी क्या हो सकती है, सिचुएटेड हो सकती है। तो प्रॉपर्टी कहीं भी सिचुएटेड हो सकती है, लेकिन एप्लीकेशन आपको कहां पर करना होगा, रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ का तो आप क्या कर लो, चैरिटेबल रिलीफ कर लो, यहाँ का एजुकेशन रिलीफ कर लो, यहाँ का मेडिकल रिलीफ कर लो, यहाँ का रिलीफ ऑफ क्या कर लो, पुअर कर लो। ठीक है, तो वो आपको क्या करना होगा, इंडिया में करना होगा। और मैं जूस निकालता हूँ, एग्जामिशन, ये जो अप्लाइड वर्ड है, एप्लीकेशन जो है, आपको जो एग्जामिशन मिलेगी ना, ये टू दी एक्सटेंट मिलेगी, मतलब उतने की ही मिलेगी जितना आप इनकम को क्या करोगे, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए क्या करोगे, अप्लाइड करोगे, उतनी की ही मिलेगी। ठीक है, मतलब आपने मान लीजिए 100 रुपए कमाए और आपने 60 रुपए ही क्या करे, अप्लाइड करे, तो एग्जामिशन इतने तक ही मिलेगी, टू की क्या होगी, एक्सटेंट होगी। बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन निकाला, टू की एक्सटेंट होगी जितना आपने उसको क्या कर दिया है, अप्लाइड कर दिया है। कौन से पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाया था। ठीक है, अब चाहे उसमें रेवेन्यू एप्लीकेशन करो, चाहे आप कैपिटल करो, लेकिन वो होना कहां पर चाहिए, इन इंडिया में ही होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, जूस निकाला। तो देखिए, शानदार शानदार हमारे यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जूस निकल रहे हैं। अप्लाइड हो गया, टू दी एक्सटेंट मतलब उतनी तक की ही क्या मिलेगी, एग्जामिशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना करोगे आप एप्लीकेशन उतने की मिलेगी, और सिर्फ मिलेगी उसी की जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, हेल्ड अंडर क्या होगी, ट्रस्ट होगी, सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में ही आपको क्या मिलनी है, एग्जामिशन मिलनी है। अच्छा, इस डिस्कशन को अभी हम क्या बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले बीच में ये थोड़ा कॉर्पस आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, कॉर्पस की बात आई थी, तो जब ये कॉर्पस, पहली बात अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, एग्जामिनर पूछता है आपसे कॉर्पस के बारे में, बहुत शानदार शानदार जूस हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, ऐसी नॉलेज जैसे मतलब एक्ट पढ़ने से नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्या ये कॉर्पस डोनेशन को हम इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी मान सकते हैं क्या, तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। अंडर ट्रस्ट का मतलब मैं चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, हेल्ड अंडर चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। तो ये एक क्या है, क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है नहीं। कॉर्पस डोनेशन जो आता है उसको इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं मान सकते। तो क्या ऐसी स्थिति में, ठीक है, तो फिर उसके लिए हमने तो अभी पढ़ा है कि ट्रस्ट की इनकम तभी एग्जेम्प्ट होती है जब उसको हम क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं।
ठीक है ना भाई, ट्रस्ट की इनकम तो तभी एग्जेम्प्ट होती है जब इसको हम क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। ठीक है, अब ये इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में इसको तो फिर तो क्या करना जरूरी नहीं है, अप्लाइड करना ही जरूरी नहीं है। जब अप्लाइड करना ही जरूरी नहीं है तो फिर क्या ये एग्जेम्प्ट भी, ये कॉर्पस डोनेशन ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट भी होगा या नहीं होगा? तो आंसर है यस, होगा। ये होगा, बिना अप्लाइड करे क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। कैसे होगा? तो सुनिए भाई, ये कौन सा डोनेशन है? कॉर्पस है। कॉर्पस फंड मतलब शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना, शेयर कैपिटल है, ये एक फंड में क्या होगा, पड़ा रहेगा, इसको कोई अप्लाइड करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा कॉर्पस फंड बना रहेगा, बैकअप पावर की तरह बना रहेगा। ठीक है, बैकअप पावर की तरह क्या करेगा, बना रहेगा। तो ये बिना अप्लाइड करे ही क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बिना अप्लाइड करे ही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं ये तो बिना अप्लाइड करे ही सेपरेटली क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो यस, कॉर्पस डोनेशन जो होता है वो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं होता है, फिर भी वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। फिर भी वो एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 11 से ही होता है, सब सेक्शन 1, और उसके क्लॉज किससे होता है, डी से होता है। और जो भी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है, हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, उसको अपन को एग्जाम्पशन देने के लिए अप्लाइड करना पड़ता है। वो भी होता तो 11 से ही है, लेकिन वो क्लॉज किससे होता है, ए से होता है। इसलिए मैंने कॉर्पस के लिए बोल दिया हो जाएगा एग्जाम्प्ट, लेकिन वो सेपरेटली मतलब अलग क्लॉज से होगा। वो किससे होगा, डिफरेंट क्लॉज से होगा। तो बिना अप्लाइड करे ही वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी के लिए तो जितना अप्लाइड करोगे, टू द एक्सटेंट अप्लाइड करोगे, उतना एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन कॉर्पस डोनेशन के लिए कुछ एप्लीकेशन करना ही नहीं है, वो कॉर्पस फंड के लिए दिया गया है। उस फंड में आपके ट्रस्ट में बैकअप पावर के लिए पड़े रहने दो इस पैसे को, और वो उसके लिए क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बहुत जोरदार बात है। ठीक है, बहुत जोरदार बात है कि अब इन्होंने इसके लिए एक कंडीशन क्या कर दी है, इम्पोज कर दी है। पहले तो नहीं थी, कंडीशन इम्पोज करी कि ये हम कॉर्पस फंड के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन इस पैसे को रखोगे कहाँ पर, इस पैसे को रखना है, लेकिन रखोगे कहाँ पर? तो बता रहे हैं कि इस पैसे को रखना, आप इस पैसे को रखना, इन्वेस्टेड कर देना, या फिर हम बता रहे हैं वहां पर क्या करना, डिपॉजिटेड कर देना। और वो कहाँ है, हम इसी एक्ट में एक सब सेक्शन 5 बनाएंगे, 11 सब सेक्शन 5, रिलेटिवली बड़े सेफ मोड बताएंगे। सेविंग खाते में रख दो, पोस्ट ऑफिस हो गया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई जहाँ गवर्नमेंट को गारंटी होती हो। ठीक है ना, कुछ क्या हो गए, शेयर्स हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो जैसे सेविंग खाते में रखना, ये तो क्या हो गया, डिपॉजिटेड हो गया। ठीक है, एफडी करा दें, डिपॉजिटेड हो गया। और शेयर्स में कर लेना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर लेना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कर लेना, वो क्या हो गया, इन्वेस्टेड हो गया। तो इसके लिए कंडीशन इंपोज करी है, और कंडीशन ये है कि ये तभी एग्जेम्प्ट होगा कॉर्पस डोनेशन जब आप उसको 11(5) के मोड्स में क्या करोगे, इन्वेस्टेड करोगे, और या क्या करोगे, डिपॉजिटेड करोगे। ठीक है, इन्वेस्टेड करोगे या फिर क्या करोगे, डिपॉजिटेड करोगे। ठीक है, अब एग्जाम में कॉर्पस डोनेशन आएगा ना, लिखा हुआ आएगा, आगे अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो एग्जाम पर्पस के लिए बोल रहा हूँ कि हम डीम्ड मान लेंगे। एग्जाम पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर हमारे क्या है, एग्जाम पर्पस। ठीक है ना, आईसीआई इसी तरह से सजेस्टेड आंसर में बोल रहा है, जहां सिर्फ कॉर्पस डोनेशन लिखा हुआ आ गया, आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमारा सजेस्टेड आंसर में डीम्ड लिखा हुआ आता है कि हमने ये मान के सॉल्यूशन करा है कि ट्रस्ट ने उसको इन्वेस्टेड कर दिया होगा, और क्या कर दिया होगा, डिपॉजिटेड कर दिया होगा। किसके अंदर, 11(5) में जो भी मोड्स बताए गए हैं, ये कोई भी मोड याद नहीं करने हैं एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर डीम मान लिया, इन्वेस्टेड, डिपॉजिट कर दिया है, और हम क्या कर देंगे, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी से उसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली पूरा का पूरा एग्जाम कर देंगे। और बाकी जो भी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, उसको उतने तक ही एग्जाम करेंगे जितना उसने क्या करा है, अप्लाइड कर दिया है, उतने तक ही एग्जाम करेंगे, उतने तक ही क्या करने वाले हैं, एग्जाम करने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन निकाला। तो कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट हो रही है, जो भी इनकम डिराइव्ड क्या हो रही है, फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या हो रही है, ट्रस्ट हो रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई भी क्या है, घर है, ये मेरा घर है, मेरे नाम का घर है। इस घर से मान लीजिए मुझको क्या आता है, रेंट आता है। इस रेंट को मैं क्या कर देता हूँ, इस रेंट को मैं अप्लाइड कर देता हूँ। और कौन से पर्पस के लिए, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस जो बताया था ना 2 क्लॉज 15 में, चैरिटेबल, उस पर्पस के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इससे मेरे को कोई भी सेक्शन 11 की क्या नहीं मिलेगी, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर्टी क्या नहीं हो जाती, ये घर है, ये घर क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, जब तक ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे ना हो, ट्रस्ट के नाम पे ना हो, तो सिर्फ एप्लीकेशन से क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी का फिर क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए। प्रॉपर्टी तो कहीं पर भी सिचुएटेड हो सकती है, लेकिन ये एप्लीकेशन कहाँ पर होना चाहिए, ओनली एंड ओनली क्या होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। ठीक है,
आप अपनी इनकम को 100% अप्लाइड कर दो चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है, और 100% आप हर साल क्या लेते रहो, एग्जामेशन लेते रहो। अब जिस साल 100% नहीं कर पाए तो जितना कर पाए उतना एग्जाम्ट होगा, जितना नहीं कर पाए उतना क्या नहीं होगा, एग्जाम्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही हमारी क्या है खूबसूरती है। अभी हम और क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ, आपके भी मन में सवाल ये आना चाहिए, क्या ट्रस्ट कुछ भी पैसा सेट अपार्ट एक्यूमुलेट नहीं कर सकता फ्यूचर पर्पस के लिए? ठीक है ना, ट्रस्ट फ्यूचर पर्पस के लिए भाई हर कोई आदमी कमाता है तो ये थोड़ी ना कि सारा सारा खर्च कर दे। हम भी कुछ क्या करते हैं, इनकम कमाते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, रोज घर जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, और कुछ कैपिटल भी करते हैं, कुछ असेट परचेज करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी ना जितनी इनकम कमाई इज इक्वल टू 100% क्या कर दें, खर्च कर दें। हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो उसी तरह से क्या ट्रस्ट कुछ सेविंग नहीं कर सकता? ठीक है, आज सेविंग कर ले, कल को जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में उसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा वाजिब क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, देखो बहुत बढ़िया बात कही। ये कॉर्पस के तो वैसे ही एग्जाम्ट है, उसको तो आप 11(5) के मोड्स में जमा कर दो, पूरा एग्जाम्ट हो गया। बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जो भी हमारी इनकम क्या होती है, डिराइव्ड होती है। ठीक है ना, अब आपको याद भी हो गया होगा कौन सी इनकम, जो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या हो रही है, प्रॉपर्टी हो रही है। ठीक है ना, इनकम डिराइव क्या है, प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी भी कौन सी, जो हेल्ड अंडर क्या होती है, ट्रस्ट होती है। ठीक है ना, जिसमें डोनेशन भी क्या हो जाते हैं, कवर होते हैं। तो हेल्ड अंडर क्या हो गई, चैरिटेबल, और रिलीजियस क्या हो गई, ट्रस्ट हो गई। ठीक है, अब देखें इसमें से क्या है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से बोल रहे हैं क्या हम कुछ सेट अपार्ट वेपट अप कर सकते हैं क्या? तो यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने एक बात बताई है, कर सकते हो। ठीक है ना, आप करना चाहो बिल्कुल क्या कर सकते हो, कर सकते हो। सेट अपार्ट का मतलब है इकट्ठा करना पैसा, मतलब एक्यूमुलेट करना चाहते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। एक्यूमुलेट का मतलब है आप पैसा कुछ इकट्ठा करना चाहो। सेट अपार्ट, सेट ऑफ, सॉरी सेट ऑफ क्या लिख दिया, ठीक है, इट्स नॉट सेट ऑफ, ठीक है ना, इट्स क्या है, सेट अपार्ट। ठीक है, तो क्या है, सेट अपार्ट बिल्कुल कर सकते हो, अलाउ करा हुआ है। ठीक है, सेट अपार्ट कर सकते हो। अच्छा क्यों कर रहे हो, तो आपको भी ध्यान है भाई, इसलिए कर रहे हैं कि कल कभी फ्यूचर में एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, कुछ बड़ा एक्सपेंडिचर एप्लीकेशन करना पड़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो उसके लिए फ्यूचर एप्लीकेशन। हाँ, ये फ्यूचर एप्लीकेशन भी आपको मालूम है कहाँ होना चाहिए, इन इंडिया में ही होना चाहिए, एप्लीकेशन इन इंडिया में होना चाहिए। इन्होंने कहा कर सकते हो। कितना कर सकते हो, तो ये नहीं कि करना जरूरी जरूरी है, इन्होंने कहा कर सकते हो। ये लीजिए अप टू कितना है, 15%। तो जितनी भी आपकी इनकम डिराइव फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, उसका आप 15% करना चाहो तो आप कर सकते हो। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूँ, अगर आप चाहते हो, वैसे चाहता ही हर कोई चाहता है कि उसकी इनकम पे टैक्स ना लगे, इसलिए ट्रस्ट भी चाहता है। तो दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि आपको एक तरीके से 15% तक तो सेट अपार्ट करने को कह दिया। आपको अपनी 100% इनकम एग्जेम्प्ट करवानी है, तो एक तरीके से आप ये बात समझ लो कि हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम भी अप टू 15% सेट अपार्ट करने का मतलब तो क्या हो गया, ये तो मैक्सिमम परसेंटेज है। और हम ये मान भी लें कि आप हर साल मैक्सिमम क्या करते हो, सेट अपार्ट भी करते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम को पूरा एग्जेम्प्ट कराने के लिए क्या जरूरी है, आप मिनिमम 85% क्या करना होगा, आपको टू बी अप्लाइड करना पड़ेगा हर साल। जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाया ना, टू बी अप्लाइड करना पड़ेगा। उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाया, उसको मैं बोल देता हूँ सच पर्पस। और ये भी कहाँ पर करना है, इन इंडिया में। इसका मतलब है आप अपनी इनकम का 85% भी अप्लाइड करके 100% एग्जामिशन ले सकते हो। बाकी का 15% तो आप क्या बता देना कि ट्रस्ट ने क्या करा है, सेट अपार्ट करा है। ठीक है, एक्यूमुलेट करा है, क्यों एक्यूमुलेट करा है, फ्यूचर में कभी भी कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये नहीं बताना कि किस पर्पस के लिए करा है, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है कंटिजेंसी। आज हम सेविंग कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि इस पर्पस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सेविंग कर रहे हैं, अब कुछ भी हो सकता है, घर भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, कोई कंटिजेंसी हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके से पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ठीक है, बच्चों को पढ़ो, कई पर्पस हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब 85% खर्च करके भी आप अप्लाइड करके भी आप 100% इनकम की क्या ले सकते हो, एग्जेम्प्ट ले सकते हो। तो एक तरीके से समझने का मतलब क्या है, 100% एग्जामेशन चाहते हो तो ये समझ लो कि आपको मिनिमम 85% तो क्या करना है, टू बी अप्लाइड करना ही करना है। ठीक है ना, टू बी अप्लाइड करना। अगर 85% से भी कम हो जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 15% तो हम बता देंगे कि हम तो इकट्ठा कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए कर रहे हैं इकट्ठा। ठीक है ना, तो वो तो 15 हो गया। 85% से कम एप्लीकेशन हुआ तो क्या होती है, दिक्कत होती है। बाकी 85% कर दिया तो ट्रस्ट की क्या हो गई, कॉर्पस डोनेशन तो वैसे सेपरेटली एग्जाम्प्ट है। तो वैसे उन्होंने कहा है कि पढ़े रखने के लिए दिया, तो उसको कहाँ पढ़े रखना है, वो लॉ बता रहा है 11(5) में रखना है।
ठीक है ना, कहाँ रखना है, 11.5 में रखना है। ऐसा नहीं कि जगत खींचा के पास में पैसे जमा करा दिए ब्याज पे, नहीं, वो 11.5 के मोड्स बता रहे हैं, क्योंकि देने वाले ने भी किसको दिया है, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए दिया था। तो ऐसा नहीं कि वो पैसा आप जगत खींचा के पास जमा करा रहे हो, तो इसलिए खुद नहीं बोल दिया कि वो पैसा हम ही बता देते हैं, लॉ में 11.5 कुछ मोड्स बता देते हैं, उस 11.5 के आप क्या रखें, मोड्स में रखें, और क्या ले लीजिए, एग्जामेशन आप क्या कर ही लीजिए। और बाकी जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, उसके लिए हमने बता दिया अप्लाइड करो, जितना अप्लाइड करोगे टू दी एक्सटेंड का मतलब आप समझ ही गए हो। पूरी एग्जामेशन चाहते हो तो एक तरीके से समझ लो कि जरूरी है मिनिमम 85% क्या करना, अप्लाइड करना, क्योंकि बाद 15% तक तो हम सेट अपार्ट दिखा के क्या कर लेंगे, एग्जामेशन ले लेंगे। ये एग्जामेशन भी सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए से मिलती है, और जितना आप क्या करोगे, एप्लीकेशन करोगे, उसकी भी एग्जामेशन सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 और क्लॉज किससे मिलती है, ए से ही क्या होती है, मिलती है। ठीक है ना, क्लॉज ए से ही क्या होती है, मिलती है। और प्यारे प्यारे क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। जैसे कि हमने अभी क्या करा था, हमने जूस निकाला था कौन से का, अप्लाइड का। ठीक है ना, क्योंकि अप्लाइड करना है ना अपन को, कौन से के लिए कहा था, लॉ ने कहा है उसी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए आपने क्या बनाया, ट्रस्ट बनाया ना, उसी पर्पस के लिए करो। और ये एप्लीकेशन भी कहाँ पर करो, इन इंडिया में ही करो, भले इनकम बाहर से आए, तो हो सकता है कोई बाहर का डोनर हो जो आपको डोनेशन दे रहा हो, तो वो इनकम डेट फ्रॉम प्रॉपर्टी बन जाएगी, वो तो हेल्ड अंडर ट्रस्ट, आया बाहर से था। एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, इंडिया में करना है। इस एप्लीकेशन का हमने कहा कि ये कोई एप्लीकेशन बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है ना, ये कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ क्या करो, रेवेन्यू करो। आप ये एप्लीकेशन कौन सा कर सकते हो, कैपिटल भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्या कर सकते हो, कैपिटल भी कर सकते हो। तो रेवेन्यू एप्लीकेशन करोगे, उसकी भी एग्जामेशन मिल रही है, जो आप क्या करोगे, कैपिटल करोगे, उसकी भी एग्जामेशन मिल रही है। एक बढ़िया सवाल है, जब कैपिटल की आपको पूरी की पूरी 100% हम क्या दे रहे हैं, एप्लीकेशन मान के एग्जामेशन दे रहे हैं, तो एक बेकार सवाल बनता है। ठीक है, तो अब एक बेकार सवाल बनता है, क्या इस पे डेप्रीसिएशन मिल जाएगा क्या। ठीक है ना, अब इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, डेप्रीसिएशन हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा क्या। ठीक है, डेप्रीसिएशन जो पीजीपी में पढ़ते हैं ना सेक्शन 32 में, ठीक है, डेप्रीसिएशन मिलेगा कि, तो इसका एक बहुत ही मतलब बहुत जनरल जवाब है। ठीक है ना भाई, क्या किस उम्मीद से, जब आपने उसको पूरा ही एक साथ ही एप्लीकेशन मान के एग्जामेशन ले ली, मतलब एक तरीके से कहूँ तो डिडक्शन ही ले ली आपने पूरी पूरे अमाउंट की। ठीक है, तो अब आपको किसी तरह का उस पर क्या नहीं मिलेगा, डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। हालांकि ये बात हमको आगे जाके सेक्शन 11 सब सेक्शन 6 सिखा देगा, जो बोलेगा। ठीक है ना, अगर आपने उसको एप्लीकेशन मान लिया, ठीक है ना, आपने उसको एप्लीकेशन मान लिया, तो अब किस मुंह से आप क्या मांग रहे हो, डेप्रीसिएशन मांग रहे हो, किस मुंह से डेप्रीसिएशन मांग रहे हो, तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक हमने पढ़ते पढ़ते सवाल बनाया। ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या बनाया, सवाल बनाया, और अच्छा सवाल बना और उसका अच्छा जवाब मिला अपन को। ठीक है, और जूस निकालेंगे। अब ये अप्लाइड वर्ड है, और एक मन में सवाल आता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये जो अप्लाइड वर्ड है, एप्लीकेशन करना है, क्या ये जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट जो है हमारे पास में, क्या इसमें से हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं क्या। दूसरे भी ट्रस्ट है ना, जैसे हमारे पास में डोनेशन आते हैं, कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए हमको देता है, तो क्या हम भी दूसरों को दे सकते हैं क्या। जैसे एक मंदिर होता है, एक मंदिर ऐसा होता है जिसके पास में, जिसका खूब टर्नओवर है, जिसके पास में खूब रिसिट्स है, खूब रिसिट्स है, जैसे मान लीजिए तिरुमला ट्रस्ट है, तिरुपति बालाजी, खूब खूब रिसिट्स है। कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी रिसिट्स बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो अब वो अपने दूसरे मंदिरों की भी क्या करता है, डोनेशन वोनेशन देता है कि तुम्हारी भी अच्छी से बना रहे, साफ सफाई होती रहे, ठीक है ना, और स्ट्रक्चर टेम्पल अच्छे से खड़ा रहे। ठीक है ना, और भी मान लीजिए डेवलपमेंट करने, कंस्ट्रक्शन करने, तो उसके लिए पैसा वो क्या करता है, देता है। तो अब उसी तरह से एक क्वेश्चन हमने पूछ लिया कि एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को, दूसरा ट्रस्ट मतलब एक दूसरा रजिस्टर्ड ट्रस्ट होता है, जो इनकम टैक्स में 12AB में रजिस्टर्ड होते हैं हमारे सभी ट्रस्ट, और इंस्टीट्यूशंस होते हैं 10 क्लॉज 23C, ये सब क्लॉज 4 होते हैं, सब क्लॉज 5 होते हैं, सब क्लॉज 6 होते हैं, सब क्लॉज 6A होते हैं। तो मेरा तो सवाल ये है भाई, एक ट्रस्ट जो है दूसरे ट्रस्ट को, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन दे सकता है क्या, और दे सकता है तो उसको क्या एप्लीकेशन मान लिया जाएगा क्या। ठीक है, जवाब यस हुआ, तो इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू एप्लीकेशन कर सकते हो, इसका मतलब क्या है, कैपिटल एप्लीकेशन भी कर सकते हो, और इसका मतलब क्या है, तीसरा आप दूसरे ट्रस्टों को भी, दूसरे ट्रस्टों को, ऐसे नहीं कि मेरे को डोनेशन दे दिया, दूसरे ट्रस्ट जो होते हैं चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के, या 10 क्लॉज 23C के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, मेडिकल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको आप डोनेशन दे सकते हो कि ये अभी तक सवाल है। ठीक है ना, ये अभी तक क्या है, सवाल है, आप उनको डोनेशन दे सकते हो क्या।
ठीक है, डोनेशन दे सकते हो और दे सकते हो तो उसे अप्लाइड माना जाएगा क्या? तो इसका मैं जवाब आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि यस, आप डोनेशन दे सकते हो और उस डोनेशन को क्या माना जाएगा? अप्लाइड ही क्या करा जाएगा? माना जाएगा। ठीक है ना, यस, उसको क्या माना जाएगा? अप्लाइड माना जाएगा। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन का क्या मिल रहा है? जवाब मिल रहा है। ये क्या मतलब, ये शानदार कैसे है? ये शानदार इस तरीके से है, मान लीजिए ट्रस्ट के पास में 100 CR की क्या है? रिसिट्स है। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि 15% तो हम सेट अपार्ट कर ही सकते हैं। ठीक है ना, सेट अपार्ट कर ही सकते हैं। तो 15 करोड़ तो इसी तरह से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे भाई, ये बोल के कि हमने तो क्या करा है? सेट अपार्ट करा है, एक्यूमुलेट करा फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए। इसका मतलब ये हमें मालूम है कि मिनिमम 85% हमको क्या करना है? अप्लाइड दिखाना है। अब इसमें से हमारे कुछ क्या हो जाएंगे? रेवेन्यू एप्लीकेशन, ठीक है ना, कैपिटल एप्लीकेशन भी क्या मानी जाएगी? एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और दूसरों को क्या है? डोनेशंस भी, दूसरों को क्या दिया? डोनेशन भी क्या होगा? एप्लीकेशन माना जाएगा। तो ये सब हमारी इनकम, ये सब क्या हो गई? एग्जाम्प्ट हो गई ना, ये सब क्या हो गई? हमारी एग्जेम्प्ट हो गई। तो बस हमारी टोटल इनकम यही रहेगी। तो जो रहेगी बस उसी पे टैक्स लगेगा, और सारा का सारा ही अगर अप्लाइड कर दिया तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप रेवेन्यू करो, कैपिटल करो, इवन आप दूसरे ट्रस्ट जो होते हैं उनको भी आप क्या दे सकते हो? डोनेशन दे सकते हो। और ये बात जो आपका कंफ्यूजन दूर करा है लॉ ने, इस बात को कैसे दूर करा? एक्सप्लेनेशन क्या करके? इंसर्ट करके। उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन का यूज क्या होता है? एक्सप्लेनेशन बेसिकली होता है रिमूवल ऑफ, किसके लिए होता है? डाउट के लिए होता है। तो उन्हें एक एक्सप्लेनेशन टू इंसर्ट करके इन्होंने बताया दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डोनेशन दे सकते हो आप। ठीक है ना, डोनेशन दे सकते हो। अब इसमें से बहुत 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 अच्छी बात बताता हूँ मैं यहाँ पर आपको, और जूस निकालता हूँ। चलो ये तो बात हुई। ये जो हमको जो कॉर्पस डोनेशन आया था, ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए। देखो क्वेश्चन बना बना के आपके लॉ के प्रोविजन बहुत मजबूत हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे बना रहे मतलब हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपके दिमाग में इम्पोज कर रहा हूँ। हमको डोनेशन, हमको कौन सा आया? कॉर्पस डोनेशन क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। हमको क्या हुआ? कॉर्पस डोनेशन क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। हमको अब इसकी पूरी कहानी मालूम है। ये कॉर्पस डोनेशन है जो कि इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेंडर ट्रस्ट नहीं है। इसको कोई अप्लाइड करने की जरूरत नहीं है, बिना अप्लाइड करे ही ये सेपरेटली एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है ना, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, और आपको बताया तो क्लॉज किससे होता है? डी से होता है। बस इसके लिए कंडीशन है कि 11(5) में जो भी मोड्स बताए गए बड़े सिंपल मोड्स हैं, उन मोड्स में आप उसको डिपॉजिट रख लो, या फिर आप क्या कर लो? इन्वेस्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और कॉर्पस डोनेशन का मतलब बताया था, यहाँ पर जो देने वाला जो होता है ना, वो इस डायरेक्शन के साथ देता है। कौन सी डायरेक्शन की? ये आपके कॉर्पस फंड का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। ये डायरेक्शन नहीं कि ये मैं आपको गाय के चारे के लिए दे रहा हूँ, ये कॉर्पस नहीं हुआ। देने वाला ये डायरेक्शन देता है कि ये आपके कॉर्पस फंड का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। और मैं समझता हूँ मैक्सिमम से भी मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ डोनेशन मिला तो वो कॉर्पस होता है, उनकी समझ ये है। ठीक है, वो नहीं निकाल पाते जूस, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक डायरेक्शन ये कि वो आपके कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस डोनेशन। अब बहुत शानदार क्वेश्चन, भले आपके दिमाग में आया नहीं आया, मैं बना रहा हूँ। ये जो कॉर्पस डोनेशन आया, ठीक है ना, इसमें से मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ? डोनेशन दे सकता हूँ। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है ना, तो देखो एक बात दिमाग में आनी चाहिए, दूसरों को देना ही क्यों है? आप दूसरों को अगर देना है तो इसमें से दो ना, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में से दो। ठीक है ना, तो रेवेन्यू करोगे एप्लीकेशन, वो भी एप्लीकेशन माना जाएगा। जो कैपिटल करोगे वो भी एप्लीकेशन माना जाएगा। और जो डोनेशन दोगे उसको भी एप्लीकेशन मान के क्या मिलेगी? एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है ना, ये तो वैसे ही सेपरेटली ऐसे ही एग्जाम्प्ट हुआ पड़ा है, 11(5) में मोड्स में डिपॉजिट रखने से एग्जाम्प्ट हुआ है, तो इसको आप डोनेशन दे क्यों रहे हैं? तो मैंने फिर भी बनाया कि इसमें से हम डोनेशन दे सकते हैं क्या? तो इसका बड़ा जवाब है, आंसर इसका नो। देने वाले ने कहा था ये आपके कॉर्पस फंड का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। भाई एक तो होता है अदर देन कॉर्पस, हमने दान पेटी में डाल दिया, तो अब हमने उनके ट्रस्टी पे छोड़ दिया, भाई आपको इससे जो करना है करो। आपको पुजारी को सैलरी देनी है तो उसमें से पुजारी को सैलरी दो। ठीक है ना, आपको बिजली का बिल चुकाना है, बिजली का बिल चुकाओ, स्टाफ को सैलरी देनी, जो खर्चे करने करो, मशीनें वशीनें खरीदनी खरीदो, हम दान पेटी में डालते हैं। ठीक है, तो उससे पैसा का उपयोग होता है, सीसीटीवी कैमरे खरीदे जाते हैं, और भी कई इक्विपमेंट सब होते हैं। ठीक है ना, और अगर ट्रस्टी को लगता है तो वो दूसरे ट्रस्टियों को डोनेशन देते हैं। तो हम तो दान पेटी में डाल देते हैं। अब वो पैसा दूसरे ट्रस्ट को भी दिया गया तो भी ठीक है, उस मंदिर में काम आया तो भी ठीक है, रेवेन्यू एप्लीकेशन हुआ तो भी ठीक है, और कैपिटल एप्लीकेशन हुआ तो भी ठीक है। लेकिन जहां कॉर्पस डोनेशन देने वाले ने कह दिया कि ये तो आप ही के कॉर्पस ट्रस्ट का, कॉर्पस फंड का पार्ट बनेगा, इसका मतलब ये है कि आप इसमें से दूसरे ट्रस्ट को क्या नहीं दे सकते? डोनेशन नहीं दे सकते। तो एक बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर क्या दे रहा हूँ? जानकारी दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन आपको नॉलेज क्या कर रही है? मिल रही है। ठीक है,
बहुत बेहतरीन नॉलेज मिल रही है। अब मैं और जूस आपके लिए निकाल रहा हूँ, बहुत शानदार जूस है, बहुत शानदार जूस है, ठीक है ना, बहुत मजबूत हो जाएगा हमारा चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। अब ये जो क्या है, डोनेशन है, अब ये जो हमारा क्या है, डोनेशन है। अब मैं इसका भी जूस निकालता हूँ। भाई डोनेशन भी तो दो तरह के होते हैं। भाई एक तो डोनेशन होता है जो क्या होता है, कॉर्पस होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कॉर्पस डोनेशन होता है। और एक का नाम हमने रखा है कौन सा, ठीक है ना, जो अदर देन कॉर्पस होता है, ठीक है ना, अदर देन क्या होता है, कॉर्पस होता है, ठीक है ना, अदर देन क्या होता है, कॉर्पस डोनेशन होता है। भाई अगर अदर देन कॉर्पस डोनेशन अगर किसी को दे रहे हो ना, तो ये बात समझ लो उसको अप्लाइड करना पड़ेगा, वो उसके लिए इनकम डेरिवेड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट बनेगी। समझ रहे हो ना बात, क्वेश्चन समझो। अगर आपने मान लीजिए किसी को अदर देन कॉर्पस डोनेशन दिया, तो वो उसके लिए क्या बनेगा, वो उसके लिए बनेगा इनकम, लिख देता हूँ पूरा, इनकम, ठीक है ना, डिराइव्ड फ्रॉम क्या बनेगा, प्रॉपर्टी बनेगा। तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या बनेगा, प्रॉपर्टी बनेगा। और इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या बनेगा, ट्रस्ट बनेगा। वो तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या बनेगा, ट्रस्ट बनेगा। और उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन के लिए उसे उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब वो एप्लीकेशन चाहे तो चैरिटेबल, सॉरी, वो चाहे तो एप्लीकेशन कौन सी करे, रेवेन्यू करे, चाहे तो कौन सी करे, कैपिटल करे, और चाहे तो वो भी किसी को क्या दे दे, डोनेशन दे दे। मतलब उसको अप्लाइड तो करना पड़ेगा, तभी उसको क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर ये सारा काम करेगा तो उसको सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में क्या मिलने वाली है, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरा ये सवाल ये है, भाई अपनी जो भी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है, अपन को एग्जेम्पशन लेनी है। अपन ने उसमें से रेवेन्यू कर दिया, अपन ने उसमें से कैपिटल कर दिया, अपन ने उसमें से दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे दिया। तो दूसरे ट्रस्ट को अपन कौन सा डोनेशन दे सकते हैं, अपन दूसरे ट्रस्ट को क्या कॉर्पस भी दे सकते हैं, या फिर अपन क्या देंगे, अदर देन क्या देंगे, कॉर्पस देंगे, ठीक है ना, अदर देन कॉर्पस देंगे। इसके लिए मैं आपके मन में जवाब लाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लो अगर अदर देन कॉर्पस भी दे सकते हैं तो क्या होगा, हमारी इनकम थी, हमने किसको क्या दे दिया, अदर देन कॉर्पस दे दिया, बिना उसको अप्लाइड करे वो एग्जेम्प्ट हो गया। अब उस ट्रस्ट की भी कोई इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होगी, वो दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन दे देगा, इसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, और सामने वाले को भी क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। भाई इसको तो कैसे मिलेगी, एप्लीकेशन मान के, और उसको तो सिर्फ 11(5) के मोड्स में रख के उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। फिर वो ट्रस्ट क्या करेगा, उस ट्रस्ट की भी जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होगी, वो उसमें से दूसरे ट्रस्ट को क्या दे देगा, कॉर्पस डोनेशन दे देगा, ठीक है, और दोनों को एग्जाम्पशन मिल जाएगी। देने वाले को तो मिलेगी अप्लाइड बोल के, और लेने वाले को तो 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट करके एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो ऐसे तो ये घूमता घूमता रहेगा, और पैसा चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस में अप्लाइड ही नहीं हो पाएगा, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस में क्या नहीं हो पाएगा, अप्लाइड ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये अपना चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस का ये अपनी नोट्स हैं। तो ये मान लीजिए 2000 रुपये का नोट है, ये मैंने दूसरे ट्रस्ट को क्या दे दिया, कॉर्पस डोनेशन में दे दिया। तो मैं तो इसको क्या मान लूं, एप्लीकेशन मान के एग्जाम्पशन ले लूं। अब वो क्या करेगा, उसको एग्जाम्पशन क्यों मिलेगी, वो इसको 11(5) के मोड्स में रख देगा, वो 11(5) के मोड्स में रख देगा, वो एग्जाम्पशन ले लेगा। अब उसकी भी जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होगी, वो 2000 का दूसरे को कॉर्पस डोनेशन दे देगा, और दोनों एग्जाम्पशन ले लेंगे। तो ऐसे में तो हुआ क्या, ये 2000 रुपए का जो नोट था, ये चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए खर्च ही नहीं हुआ, मैंने तो दूसरे को दे दिया। तो मैंने तो चैरिटेबल पर्पस में कुछ खर्च ही नहीं करा, ना इससे मैंने एजुकेशन रिलीफ करा इस 2000 रुपए के नोट से, ना किसी का मेडिकल रिलीफ करा, ना मैंने किसी का रिलीफ ऑफ पुअर करा, कुछ नहीं करा। और उसने लेके ये 2000 रुपए का नोट 11(5) के नोट्स में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो ये 2000 रुपए का नोट जो था, कहीं पर भी किसी भी तरीके से रिलीफ ऑफ पुअर में, एजुकेशन में, मेडिकल में कहीं उपयोग नहीं हुआ, और मेरे को उसको एग्जाम्पशन मिल गई। ये मैंने आपके मन में फीलिंग डाली। अब मैंने क्वेश्चन बनाया कि हम अगर दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे सकते हैं, तो कौन सा दे सकते हैं, कॉर्पस दे सकते हैं या अदर देन कॉर्पस। क्योंकि अगर ये बोला अदर देन कॉर्पस है, तो ये 2000 रुपए का नोट जैसे ही मैंने दूसरे ट्रस्ट को दिया, वो उसके लिए इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट क्या हो जाएगी, बन जाएगी। उसको अब इसमें 2000 के नोट को रेवेन्यू एप्लीकेशन में काम लेना पड़ेगा, या कैपिटल एप्लीकेशन में क्या लेना पड़ेगा, काम लेना पड़ेगा, तभी वो उसको एग्जाम्प्ट होगा, एल्स उसको एग्जाम्प्ट ही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जब हमने बनाया, तो इसका लॉ ने क्या दिया, आंसर दिया, दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे सकते हो, लेकिन दूसरे ट्रस्ट को आप क्या नहीं दे सकते, कॉर्पस नहीं दे सकते। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा दे सकते हो, अदर देन कॉर्पस दे सकते हो, ठीक है ना। और ये बोल के उन्होंने एक तरीके से हमारा रिमूवल ऑफ डाउट कर दिया,
और रिमूवल ऑफ डाउट हमेशा कैसे किया जाता है, एक्सप्लेनेशन डाल के। तो एक्सप्लेनेशन डाल के उन्होंने बता दिया एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को, दूसरा ट्रस्ट कौन हो गया, ये 12AB हो गया, 10 क्लॉज 23C हो गए, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, 6, 6 सब हो गए, ये दे सकते हो। लेकिन कौन सा नहीं दे सकते, ये कॉर्पस वाला नहीं दे सकते। देना है तो कौन सा देना होगा, अदर देन कौन सा देना होगा, कॉर्पस देना होगा। आप अदर देन कॉर्पस दो, हम इसे एप्लीकेशन मानेंगे, ठीक है ना। और जिसको मिलेगा उसके लिए ये इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जोरदार बनाया। इसका मतलब ये 100 करोड़ की हमारी क्या थी, रिसिप्ट थी। 15 करोड़ हमने क्या कर लिए, सेट अपार्ट कर लिए, क्योंकि हमें मालूम है सेट अपार्ट के नाम से ही वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए से। हमको तो 85 करोड़ क्या करने, अप्लाइड करने हैं। उसमें से रेवेन्यू कर लो, उसमें से कैपिटल कर लो, उसमें से दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे दो। लेकिन ये डोनेशन कौन सा नहीं होना चाहिए, दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या नहीं होना चाहिए, कॉर्पस नहीं होना चाहिए। कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है 12 सबसेक्शन 1 जिसको हम बोलते हैं अदर देन कॉर्पस, ठीक है ना। कौन सा हो सकता है ये, जिसे हम बोलते हैं अदर देन, कौन सा दे सकते हो, अदर देन कॉर्पस दे सकते हो, जो उसके लिए इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट का पार्ट बने। तो डोनेशन दे सकते हो, लेकिन कौन सा वाला नहीं दे सकते आप, क्या नहीं दे सकते, कॉर्पस नहीं दे सकते, ठीक है। तो इनकम को एग्जेम्प्ट करवाना पड़ेगा, और करवाना क्या पड़ेगा, अप्लाइड करके। और अप्लाइड कौन सा, उसी पर्पस जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाया, मतलब वो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। और एप्लीकेशन भी कहाँ होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए। तो उसमें से आप चाहे रेवेन्यू एप्लीकेशन करो, चाहे आप कौन सा करो, कैपिटल क्या करो, एप्लीकेशन करो। अब इसमें से एक बहुत शानदार क्वेश्चन बना रहा हूँ, शानदार क्वेश्चन देखिए। ये एक क्या है, ट्रस्ट है, ये एक क्या ट्रस्ट है, जो मानना है मान लो, आपको चैरिटेबल और रिलीजियस वाला जो मानना है मान लो, ठीक है ना। इस ट्रस्ट ने क्या करा, कहीं से क्या करा, क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, मैं बना रहा हूँ, मतलब एग्जामिनर ने आपके लिए बनाया। इन्होंने कहीं से लोन की क्या करी, व्यवस्था करी। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना बना के जवाब दे दे के आपको पूरा लॉ क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, अंदरूनी बातें। ये लोन, क्या बताओ, ये जो लोन है, क्या ये लोन, ठीक है ना, ये सारी बातें कोई बुक में लिखी हुई नहीं है, ये लॉ में है ही नहीं, और किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी बुक क्या कर लो, पढ़ लो। इवन मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मेरा नोट्स भी पढ़ लो, मैंने भी नहीं लिखी है। ये लेक्चर में ही क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं, मेरे में भी नहीं लिखा, किसी के भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है क्या, मुझे मालूम है आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे दोगे। अगर हमने किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो क्या ये इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है क्या, आप इसका बिल्कुल आंसर दे दोगे, नहीं भाई ये कोई हमारी प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर इस लोन से मैंने क्या करा, मान लो, या फिर तो कोई रेवेन्यू एप्लीकेशन करा, और या फिर मान लीजिए मैंने कोई कैपिटल क्या करा, एप्लीकेशन करा, ठीक है ना। लोन लिया ही था, ठीक है। अब अच्छा बनाने के लिए समझ लो कि मैंने लोन इसलिए लिया था, कोई मशीन खरीदनी थी, बस खरीदनी थी, लैब बनानी थी, कोई भी इक्विपमेंट खरीदना था, कैपिटल एप्लीकेशन के लिए लिया। ये हमने क्या करा, कैपिटल एप्लीकेशन के लिए लिया। अब मेरा ये कहना, ये जो अपन ने क्या करा, कैपिटल असेट खरीदा, कैपिटल असेट खरीदा, ठीक है। मैं इसको और अच्छा बनाता हूँ, बहुत अच्छा बनाता हूँ, याद हो जाए आपको, एक बार पढ़े याद हो जाए, ऐसे लेक्चर होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसमें से कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे, और मैंने मान लीजिए इसमें से कुछ क्या करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। अब सवाल ये है, ये तो मेरी जो पैसा था ना, ये कोई इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से था ही नहीं, ट्रस्ट से था ही नहीं, इसके रेस्पेक्ट में मेरे को एग्जाम्पशन की कोई जरूरत नहीं है। अब इस पैसे से जो मैंने रेवेन्यू और कैपिटल क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिए, क्या इसे आप अप्लाइड मानोगे, क्या क्या इसे आप अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब है क्या इसे आप एप्लीकेशन मानोगे क्या, ठीक है ना। क्या इसे आप एप्लीकेशन मानोगे क्या, ठीक है। तो इसका बहुत प्यारा जवाब है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पहली बात, इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है ही नहीं। तो जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है ही नहीं, उस पैसे से अगर आपने कोई मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर दिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर दिया, तो उसको हम एप्लीकेशन क्यों माने, मतलब एप्लीकेशन मान लिया, तो इसका मतलब एग्जेम्पशन हमने किसमें से दे दी, उसमें से दे दी जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है। जबकि खर्चा किसमें से करा, खर्चा उसमें से करा जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है ही नहीं, ठीक है ना। इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट नहीं, उसका मतलब आप एक तरीके से समझो, जैसे मान लीजिए मैंने ये 74,000 रुपये का एक सेलफोन खरीदा, मैंने खरीदा और मैं ट्रस्ट को क्यों, भाई ये आप अपना एप्लीकेशन मान के एग्जाम्पशन ले लो,
मतलब खर्चा मैं अपनी इनकम में से कर रहा हूँ, मैं दूसरे पैसे में से खर्च कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि आप अपनी उस इनकम में से एग्जामेशन ले लो। तो उसी तरीके से, ठीक है, पैसा तो लोन का है, जो इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है अंडर ट्रस्ट है नहीं, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने खर्चा करा, क्या इसको आप इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है अंडर ट्रस्ट जो है उसमें से आप एप्लीकेशन मान के एग्जामेशन दे दोगे क्या? तो ऑब्वियसली बात है, ट्रस्ट ने कहा, लॉ ने कहा, यार बेवकूफ मूर्ख समझा है क्या? आंसर इज नो, नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, ये बात बिल्कुल जरूर है, कल आप इस लोन का क्या करोगे? रीपेमेंट तो करोगे करोगे, वो कहाँ से लाओगे? तो ऑब्वियसली बात है, वो कहाँ से लाओगे भाई? ट्रस्ट की जो भी इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है अंडर ट्रस्ट आएगी, डोनेशन वोनेशन जो आएंगी, उसी में से चुकाएगा ट्रस्ट तो लोन। तो जब भी आप इसका क्या करोगे, लोन का रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे, ब्याज व्याज सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। तो जो आप रीपेमेंट ऑफ क्या करोगे, लोन करोगे, उस ईयर में जितना भी आपने रीपेमेंट करा उसको हम आपका क्या मान लेंगे? एप्लीकेशन। अगर ये क्वेश्चन बना है, एप्लीकेशन मान लोगे क्या? यस, ये मान लेंगे। बहुत प्यारा है। हालांकि ये क्या है, लास्ट ईयर अमेंडमेंट है, लेकिन मैं तो समझता हूँ बड़ी लॉजिकल और बड़ी जेन्युइन चीज थी। मेरे को ऐसा था ही नहीं कि इस चीज को मेरे को समझना पड़े, लॉजिक ढूंढना पड़े। मेरे को ऐसा लगता था ये तो चीजें पहले से ही हो सकती है, क्यों इतने साल बाद इन्होंने ऐसा अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस करा? ठीक है ना? क्या गवर्नमेंट को बात समझ में नहीं आ रही थी? जो मैंने आपको इस तरीके से समझा दी बात, तो ये बात तो वैसे ही समझ समझ में आई हुई थी। लेकिन ठीक है, हमको बात समझ में आ गई है। ये जो लोन है, ये कोई इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है अंडर ट्रस्ट है नहीं, तो इसमें से आपने जो एक्सपेंडिचर करे इसको कोई हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, कल आप इसमें से जो भी क्या करोगे, रीपेमेंट ऑफ क्या करोगे, लोन करोगे, तो कहाँ से करोगे? ये पेमेंट ऑफ लोन के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? तो ऑब्वियसली बात है, जो भी ट्रस्ट की इनकम होगी, इनकम मतलब इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी है लैंड जो होगी, ठीक है ना, उसका मतलब हम समझ सकते हैं उसमें बिजनेस भी आ जाता है, डोनेशन वोनेशन भी आते हैं। ठीक है, तो हम उसको उस ईयर में क्या मान लेंगे? एप्लीकेशन मान लेंगे। आज लोन से जो आपने एक्सपेंडिचर करा उसको हम अभी क्या नहीं मानेंगे? एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, बहुत शानदार बात और बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करी है? सिखाई है। बहुत शानदार क्वेश्चन बना के क्या करिए? सिखाई है। अब मैं और एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। 2 करोड़, ठीक है ना, ये ट्रस्ट की क्या है? रिसिट्स है। ठीक है ना, रिसिट्स का मतलब मैं बोल रहा हूँ इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर क्या है? ट्रस्ट है। ठीक है, चलो मैं और आपको बताता हूँ इसमें से। ठीक है, ये ट्रस्ट की रिसिट्स है। ये 10 करोड़ कौन सा है? कॉर्पस है। इस रिसिट्स में मैं बोल देता हूँ 20 CR कौन सा है? अदर देन कॉर्पस वाला है। ठीक है ना, अदर देन कॉर्पस है, कोई बात नहीं, अदर देन कॉर्पस है तो भी वो इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट के पार्ट बने रहेगा। मैं तो कहता हूँ 30 करोड़ कौन सी है? BR, मतलब बिजनेस रिसिट भी है, और वो जो बिजनेस है ना, ट्रस्ट का ही है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का है। कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और बाकी का 50 करोड़ कहाँ से आ रहा है? ये जो ट्रस्ट कर रहा है ना, स्कूल स्कूल सब उससे आ रहा है, तो ये इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट रहेगा। 10 करोड़ क्या है? ये 10 करोड़ हमारे कौन से हैं? कॉर्पस है। इस तरीके से ट्रस्ट के पास में 110 करोड़ की क्या है? ग्रॉस एसेट है। तो सबसे पहले मैं इस 10 करोड़ का तो मैं क्या कर दूं? हटा देता हूं। इस 10 करोड़ को हटा देता हूं, कौन से वाले को? कॉर्पस डोनेशन वाले को। और ये मान के कि इसने 11/5 के मोड्स में समझदारी पूर्वक इन्वेस्टेड या फिर क्या कर दिया होगा? डिपॉजिटेड तो कर ही दिया होगा। ये हो गई आपकी एक बात खत्म। तो अब ट्रस्ट के पास में इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है अंडर ट्रस्ट कितनी रह गई? 100 करोड़ रह गई है। ठीक है ना, क्या रह गई? 100 करोड़। अब मुझे भिड़ते ही मालूम है, ठीक है ना, कि क्या कर सकते हैं हम? इसमें से 15 करोड़ तो क्या कर सकते हैं? सेट अपार्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कहा भाई, हमने इस साल क्या कर लिया? सेट अपार्ट कर लिया। ये कोई जरूरी नहीं है करना, पर मुझे मालूम है कि बिना अप्लाइड करे भी क्या हो रहा है? एग्जाम्प्ट हो रहा है, तो मैंने क्या करा? सेट अपार्ट एक्यूमुलेट करके एग्जामेशन ले ली। वही कितना आ गया? 85%, मतलब 85 करोड़ आ गया। अब मेरे को इसमें से क्या करना है? एप्लीकेशन करना है। अब मेरे को इसमें से एप्लीकेशन करना है, कौन सा? रेवेन्यू भी करना है, कैपिटल भी करना है, और इसमें से मैं डोनेशन भी कर सकता हूँ। लेकिन डोनेशन कॉर्पस वाला नहीं कर सकता, ये OC अदर देन क्या कर सकता हूँ? कॉर्पस कर सकता हूँ। अदर देन कॉर्पस मतलब 12 सबसेक्शन 1 जो होता है ना, अदर देन कॉर्पस, कॉर्पस नहीं कर सकता। ऐसा मेरे को एक्सप्लेनेशन किसने कहा? टू ने रिमूव ऑफ डाउट कर दिया, ये रहा। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए इस साल ये जो हो गया ना, ये मेरा 95 CR हो गया। ठीक है ना, 95 क्या हो गया? CR हो गया। मतलब रिसीट से भी ज्यादा हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लाइबिलिटी वैबिलिटी हो जाती है हमारी, तो रिसीट से भी ज्यादा हमारा क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। ठीक है ना, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अच्छा नाम आपको करना है तो मैं ये बोल देता हूँ, चलो हमने क्या कर दिया? एक्सेस क्या कर दिया? एप्लीकेशन कर दिया।
ये हमारा किसी पिछले साल का क्या है, एक्सेस क्या है, एप्लीकेशन है। पिछला साल एग्जाम्पल में मान लीजिए 21-22 था, जहां पर हमने 95 CR क्या कर लिया था, एप्लीकेशन कर लिया था, ज्यादा कर लिया था। 15 करोड़ हमने सेट अपार्ट भी दिखा दिया और एप्लीकेशन कर लिया कि हमने ज्यादा कर दिया। भाई लाइबिलिटी वाइबिलिटी सब क्रिएट हो गई थी हमारी 95 करोड़ की, ठीक है, 95 करोड़ की, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। इस तरह से हमारे 10 करोड़ का क्या हो गया, ज्यादा एप्लीकेशन हो गया। तो टोटल इनकम तो हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, टैक्स वैक्स तो लगना नहीं है। अब हमारा सवाल देखो ये है, हमारा सवाल ये है, अब ये जो हमारा अगला साल आएगा ना, 22 और क्या आएगा, 23 आएगा, ठीक है, 22-23 आएगा। 22-23 में मेरे पास में मान लीजिए 150 करोड़ की क्या है, रिसिट्स है, ठीक है ना। ये रिसिट्स के अंदर क्या आ गया, सब पहले जैसा ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा आ गया, मान लो अदर देन कॉर्पस वाला भी आ गया, बिजनेस रिसिट सब मिला के ये आ गया 150 करोड़। और 50 करोड़ का मेरे को क्या आया था, कॉर्पस डोनेशन आया था। इस तरह से अगले साल मेरे को 200 करोड़ रुपए की रिसिट्स हुई। आपको ध्यान है ये कॉर्पस वाला तो बिना अप्लाइड करे ही क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी से। बस इसे 11(5) के मोड्स में आई इन्वेस्टेड करना पड़ता है या डिपॉजिटेड करना पड़ता है। मान के चल रहे हैं कि हमने ये सब कर भी दिया होगा। तो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है अंडर ट्रस्ट कितनी हो गई, 150 करोड़ हो गई। इसके अंदर अदर देन कॉर्पस डोनेशन भी आया हुआ है, बिजनेस एसेट सब आई हुई है, ठीक है, सब आई हुई है। अब इसके लिए अपन को क्या करना होगा, रेवेन्यू एप्लीकेशन करना होगा, कैपिटल एप्लीकेशन करना होगा, एग्जेम्पशन जितना जितना करोगे। डोनेशन भी वो कौन सा वाला करोगे, अदर डोनेशन भी कौन सा वाला, अदर देन कॉर्पस वाला करोगे। अदर देन कॉर्पस मतलब 12 सब सेक्शन 1 में जो दिया अदर देन कॉर्पस बोला उसे, तो वो हो जाएगा। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है, चलो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन क्या करते हैं, जूम इन करते हैं, जूम आउट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा ये है पिछले साल का जो एक्सेस एप्लीकेशन था, क्या इस साल में इसको 10 करोड़, ये ऐसा पॉसिबल है क्या, और ये मेरी टोटल इनकम है क्या, ठीक है, ये तो मेरा पॉसिबल है। जितना भी साल रेवेन्यू एप्लीकेशन करा एग्जामेशन, जितना भी कैपिटल एप्लीकेशन करा एग्जामेशन, जितना भी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को मैंने क्या दिए, दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट को मैंने क्या दिए, डोनेशंस दिए, ठीक है ना। ये भी मुझे मालूम है अदर देन कॉर्पस क्या हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए। लेकिन ये पिछले साल जो मैंने 10 करोड़ जो एक्सेस एप्लीकेशन था, क्या इस साल, ठीक है ना, 23 की कौन सा अगला साल कौन सा अपना 22-23 का क्वेश्चन बनाए, क्या 22-23 के अंदर इसको मैं एप्लीकेशन दिखा दूं क्या, ठीक है, 22-23 में दिखा दूं क्या। ये मैंने एक शानदार क्या बनाया है, क्वेश्चन बनाया है। भाई पिछले साल तो क्या हो गया था, ये हो गया था, ठीक है ना। इसे हमने क्या बोला था, एक्सेस एप्लीकेशन है। कितना था एक्सेस एप्लीकेशन, कितना था, 10 करोड़ का था। तो फिर क्या इसको सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ को अपन एप्लीकेशन दिखा के एग्जामेशन ले सकते हैं क्या। क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आने का बनता है, और इसका आंसर है, आंसर इज नो। तो अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर में एक्सेस एप्लीकेशन कर दिया प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, तो आप सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में आप उसको क्या नहीं दिखा सकते, एप्लीकेशन नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते मतलब उसके रेस्पेक्ट में आप क्या नहीं ले सकते, एग्जामेशन नहीं ले सकते। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का मैंने आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्या दिया है, प्रैक्टिकल जवाब दिया है। ये सब चीजें प्रैक्टिकल में आने वाली बनती है, जिसके मैंने यहाँ पर आपको क्या दिए हैं, जवाब दिए हैं। इसमें से महत्वपूर्ण आपको जवाब तो क्या मिले, हम दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन उसमें से क्या नहीं दे सकते, कॉर्पस वाला नहीं दे सकते। और एक हमारा जवाब क्या था, एक हमने क्या बनाया था, कॉर्पस डोनेशन में से, कॉर्पस डोनेशन में से, ये कॉर्पस डोनेशन में से हम दूसरे ट्रस्ट को तो किसी भी तरह का डोनेशन नहीं दे सकते। कॉर्पस डोनेशन में तो किसी भी तरह का डोनेशन नहीं दे सकते। किसी का मतलब क्या था, चाहे वो अदर देन कॉर्पस हो, चाहे वो कौन सा हो, कॉर्पस हो, ना तो ये दे सकते हो और ना ही अदर देन कौन सा दे सकते हो, कॉर्पस दे सकते हो। कॉर्पस डोनेशन में से आप दूसरे ट्रस्ट को किसी भी तरह का क्या नहीं दे सकते, डोनेशन नहीं दे सकते। तो बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको बहुत ही डीप वाली चीजें क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। वापिस से 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, 10 सेकंड का पानी पी के फिर वापस शुरू करते हैं। यस, तो अब और क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे वाले। देखिएगा क्वेश्चन, मान लीजिए ट्रस्ट की जो रिसीट्स है, वो ट्रस्ट की रिसीट्स मान लीजिए कितनी है, 100 CR है। ये मैं बोल रहा हूँ इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। और 20 CR की रिसीट्स है, कौन से वाले, कॉर्पस डोनेशन की, ठीक है ना। कौन सा है, CD लिख देता हूँ, जो कि क्या है, कॉर्पस डोनेशन है। इस तरीके से ट्रस्ट को 120 CR की क्या मिल रही है, टोटल क्या है, रिसीट्स है। इसमें से 20 CR
ठीक है ना। इसमें से क्या होगा 20 CR तो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कॉर्पस डोनेशन है 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, ये बोल के कि उसको हमने 11(5) के मोड्स में आई और या फिर डी कर दिया होगा। ठीक है ना, ये तो हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। अब हमें अप्लाइड करना है किसको वाले को, हमारे इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट को, मतलब 100 करोड़ को। इसमें से हमें मालूम है कि 15 करोड़ 15%, ठीक है ना, हम क्या कर लेंगे, सेट अपार्ट कर लेंगे। ये हमने कहा 15% हमने क्या कर लिया, सेट अपार्ट कर लिया। हमने कहा ये हमने क्या कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया है, और हमको एग्जेम्पशन दे दो। हम इसको कभी फ्यूचर में क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे, जब करना होगा कर लेंगे। ये हो गया। तो आपको ध्यान है कि मिनिमम 85% तो हमें हर साल क्या करना है, अप्लाइड करना ही करना है। चाहे रेवेन्यू करना है, हमको कौन सा करना है, कैपिटल करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू एप्लीकेशन करा। रेवेन्यू एप्लीकेशन करा, मान लीजिए 20 CR का हमने रेवेन्यू एप्लीकेशन करा, ठीक है ना। और 15 CR का हमने कौन सा एप्लीकेशन करा, कैपिटल क्या करा, एप्लीकेशन करा। 20 CR ये हमारे शायद अमाउंट कम रह रहे हैं, तो इसको अमाउंट अच्छा कर देते हैं। मान लीजिए 40 CR का तो हमने कौन सा करा, रेवेन्यू एप्लीकेशन करा। 40 CR का हमने रेवेन्यू एप्लीकेशन करा, और 15 CR का हमने कौन सा करा, कैपिटल एप्लीकेशन करा। और हमने दूसरे ट्रस्ट को क्या दिया, डोनेशन भी दिया। दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन दिया, कौन सा वाला दिया, अदर देन कॉर्पस दिया, मतलब 12 सबसेक्शन 1 जो होता है ना, अदर देन कॉर्पस दिया। मान लीजिए 5 करोड़ का तो हमने ये भी क्या दे दिया, डोनेशन दे दिया। ठीक है, अब आप देखिए क्या हुआ। अब अगर हम ये बात करें तो एप्लीकेशन कितना है, 40, 50 और 60। तो इसका मतलब 25 करोड़ की हमारी अब टोटल इनकम आ जाएगी, जिसपे हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इस पे हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन कौन सा हुआ, रेवेन्यू, कैपिटल और प्लस डोनेशन मिलाकर भी कितना हुआ, मिलाकर भी 40, 50 और कितना हुआ, 60 करोड़ ही हुआ। मतलब लेस देन कितना हुआ, 85% ही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बना रहा हूँ ये सारा मैं आपके लिए, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये कितना एप्लीकेशन हुआ, ये सारा मिला के लेस देन 85% ऑफ। 85% ऑफ कौन सा, किसका करना था, इनकम, लेस देन 85% ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सा, हेल्ड अंडर क्या है, ट्रस्ट है। ठीक है ना, हेल्ड अंडर ट्रस्ट। तो ये 85% से क्या हो गया, फॉल शॉर्ट हो गया। क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें एक काम और भी कर सकता हूँ। ये जो 100 करोड़ थे ना, मान लीजिए इसमें से क्या हुआ, मानते हैं हम इसमें से क्या हुआ, 15 करोड़ जो थे, 15 करोड़ रुपए इनकम। ठीक है, इनकम जो है, क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है। आप देखिए इनकम क्या हो गई है, डेराइव्ड हो गई है। इनकम डेराइव्ड है, लेकिन आगे लिख रहा हूं बट क्या नहीं हुई, हमको रिसीव्ड ही नहीं हुई। तो हमारी इनकम में इंक्लूडेड है ये, लेकिन हमको रिसीव्ड ही नहीं हो पाई। तो हो सकता है इस रीजन की वजह से हम उसको अप्लाइड ही नहीं कर पाए, और हमारा 85% लेस देन 85% क्या हुआ, अप्लाइड हुआ। लेस देन 85% ऑफ किसका, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट। मतलब हमारा 60 करोड़ ही क्या हुआ, अप्लाइड हुआ। फॉल्स क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन क्या हुआ, लेस देन 85%, मतलब फॉल्स क्या हो गया, शॉर्ट हो गया ना। कम एप्लीकेशन हुआ, 85% से कम एप्लीकेशन हुआ। और रीजन हमको ऊपर एक दिख गया क्या, कि इन्होंने ब्रैकेट में कहा ये जो 100 करोड़ की इनकम है ना, 100 करोड़ की इनकम में से 15 करोड़ की इनकम ऐसी है जो जुड़ी हुई है, डिराइव तो हो चुकी है, लेकिन वो आपको क्या नहीं हुई है, रिसीव्ड ही नहीं हुई। वो आपको क्या नहीं हुई है, रिसीव्ड ही नहीं हुई है। तो अब देखिए क्या करें। अब क्या करें, हमारे तो ऐसे में 25 करोड़ रुपए पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। 25 करोड़ पे टैक्स लग जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन बना देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन आया है एग्जाम में आया है मान लीजिए, और क्वेश्चन हमारा था प्रीवियस ईयर कौन सा, 22-23 का। ठीक है, कॉर्पस डोनेशन आप सीख चुके हो, अलग से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 11 सबसेक्शन 1 और क्लॉज किससे, डी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा 11(5) के मोड्स में आपको इन्वेस्टेड डिपॉजिट करके। बाकी को हमको क्या करना था, अप्लाइड करना था। 15% हमने इसमें से क्या दिखा दिया, सेट अपार्ट दिखा दिया। 15% ये लीजिए, सेट अपार्ट दिखा के, एक्यूमुलेट दिखा के एग्जामिशन ले ली। तो 85% तो हमको क्या करना था, अप्लाइड करना था, और हमारा क्या हो गया, 85% क्या हो गया, फॉल्स क्या रह गया, शॉर्ट रह गया। ठीक है, 60 करोड़ ही हो सका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अब टोटल इनकम कितनी आ गई, 20 करोड़ आ गई। तो 20 करोड़ पे टैक्स लग जाएगा। ऊपर रीजन मालूम पड़ रहा है कि कोई इनकम हमको क्या नहीं हुई थी, रिसीव्ड ही नहीं हुई थी। तो अब क्या करें, तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, और यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम कर सकते हैं, उसका नाम है
उसका नाम मैं देता हूं, और उसका नाम मैंने दिया है, लॉ ने दिया है, और वो है कौन सा, डीम्ड क्या है, एप्लीकेशन। उसका नाम क्या है, डीम्ड क्या है, एप्लीकेशन है। ओके, क्या होता है आइए। यस, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आएगा किसका, डीम्ड एप्लीकेशन का। मतलब करा नहीं है फिर भी क्या होगा, एप्लीकेशन मान के आपको उसकी क्या दे दी जाएगी, एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। तो डीम्ड एप्लीकेशन कब काम करता है, जब आपका जो एप्लीकेशन है, एक्चुअल में जो एप्लीकेशन है अप्लाइड जो है, वो फॉल्स क्या पड़ जाता है, शॉर्ट पड़ जाता है। किससे, 85% ऑफ, 85% ऑफ, अब आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो 85% ऑफ इनकम डिराइव्ड, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी कौन सी, जो हेल्ड अंडर क्या है, ट्रस्ट है। उससे अगर 85%, क्योंकि 15% तो हम सेट अपार्ट दिखा देंगे, तो हमको मिनिमम 85% टू बी अप्लाइड दिखाना था। अगर उससे क्या हो जाए, कम हो जाए, तो डीम्ड एप्लीकेशन। अब 85% से फॉल्स शॉर्ट हो सकता है, किस रीजन की वजह से, रीजन हो सकता है, रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। जो हमारे अभी क्वेश्चन में था कि हुआ यह था कि इनकम क्या हो गई थी, इनकम डिराइव्ड हो गई थी, ठीक है ना, इनकम क्या हो गई थी, डिराइव्ड हो गई थी, लेकिन बट क्या हुई थी, नॉट रिसीव्ड। इस रीजन की वजह से, अगर ये रीजन है आपका कि इनकम डिराइव्ड थी लेकिन रिसीव्ड नहीं हो पाई थी, अच्छा इनकम डिराइव्ड थी लेकिन रिसीव्ड नहीं हो पाई, आपकी इस 100 सीआर में इंक्लूडेड है, इसका मतलब जरूर ये है कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, एक्रूअल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, तभी ऐसा हुआ होगा कि वो आपकी इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में इंक्लूड तो हो गई है, ठीक है, बिना रिसीव हुए भी वो क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, डीम्ड क्या दिखा सकते हैं, एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। कितना था, 15 करोड़ थे ना, ठीक है ना, 15 करोड़, तो ये 15 करोड़ की आपको एग्जामिशन मिल जाएगी, और आपको क्या बताना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा क्या है, डीम्ड क्या है, एप्लीकेशन। और डीम्ड एप्लीकेशन बोल के आपको क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी, लेकिन स्टिल आपके 10 सीआर पे अभी भी क्या लगना है, टैक्स लगना है। तो वन मोर है, वन मोर है, ठीक है। अगर आपका 85% फॉल शॉर्ट हो गया है, और वो किस वजह से हो गया है, एनी अदर रीजन की वजह से, ठीक है ना, एनी अदर रीजन। इस केस में तो रीजन क्या था, इस रेस में तो रीजन था कि इनकम डिराइव्ड हो गई थी लेकिन क्या नहीं हुई, रिसीव्ड ही नहीं हुई, रिसीव्ड ही नहीं हुई, मतलब क्या हो गया, इसको और हम करें, ठीक है, तो 22-23 के अंदर हमको इनकम क्या हो चुकी है, डिराइव्ड हो चुकी है, ठीक है, और मान लेते हैं वो 23-24 में हमको क्या हुई थी, रिसीव्ड हुई थी, ठीक है, तो 22-23 में हमको वो डिराइव्ड हुई थी लेकिन क्या था, रिसीव्ड नहीं था। इस वजह से अब मान लेते हैं, अब इस वाले केस में 22-23 में वो इनकम हमें डिराइव्ड भी थी, ठीक है ना, डिराइव्ड भी थी, लेकिन बट क्या था, नॉट क्या था, रिसीव्ड था, सॉरी, डिराइव्ड एंड क्या था, रिसीव्ड। अब ये वाला केस है कि इनकम हमको डिराइव्ड भी हो गई है, एंड क्या हो चुकी है, रिसीव्ड भी हो चुकी है, फिर भी हमने उसका एक्चुअल में अप्लाइड नहीं करा। इसका मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि कोई इनकम आपको 31 मार्च 2023 को क्या हुई हो, रिसीव हुई हो। और अच्छा एग्जांपल बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए रात को 9 पीएम, 9 पीएम मतलब 21, जिसे हम बोलते हैं ना 21, तो उस समय हमको क्या हुई है, उस समय हमको वो रिसीव्ड हुई, इस वजह से हम उसको क्या नहीं कर पाए, अप्लाइड नहीं कर पाए। तो ये एनी अदर रीजन है, अभी जो मैंने बनाया ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, एग्जाम्पल था। ये जो बनाया ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया, एग्जाम्पल बनाया, बाकी कोई भी रीजन हो सकता है कि किसी भी रीजन की वजह से आप उसको क्या नहीं कर पाए, अप्लाइड नहीं कर पाए। ये कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं कर पाए, इनकम रिसीव्ड भी हो गई है, फिर भी आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, वन मोर हम आपको यहाँ पर फिर भी आप क्या बता सकते हो, डीम्ड एप्लीकेशन बता सकते हो। डीम्ड एप्लीकेशन, इसको तो ये बोलते हैं सब क्लॉज फर्स्ट, इसको बोलते हैं सब क्लॉज फर्स्ट, की अगर रिसीव्ड नहीं हुई, डिराइव्ड हो गई लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई। और इसको बोलते हैं सब क्लॉज सेकंड, मतलब डिराइव्ड भी हो गई, रिसीव भी हो गई, फिर भी उसने आपने उसको क्या नहीं करा, अप्लाइड नहीं करा, कोई बात नहीं, आप उसको अभी भी क्या दिखा दो, डीम्ड एप्लीकेशन दिखा दो। और इस तरह ट्रस्ट की टोटल इनकम आज क्या आ गई है, नीला गई है। तो इस तरीके से ये डीम्ड एप्लीकेशन बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी ईयर में आपका एक्चुअली में अप्लाइड 85% से क्या हो गया, फॉल शॉर्ट हो गया, अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब क्या हुआ, अप्लाइड में आपने रेवेन्यू एप्लीकेशन भी कर लिया,
अप्लाइड के अंदर आपने कैपिटल एप्लीकेशन भी कर लिया, और अप्लाइड के अंदर आपने दूसरों को क्या दे दिया, डोनेशन भी दे दिया, दूसरों को डोनेशन मतलब अदर देन कॉर्पस दे दिया, और ये सब मिलाकर भी अगर 85% से क्या हो गया, फॉल शॉर्ट हो गया, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रीजन क्या है, अगर रीजन ये है कि वो इनकम डिराइव्ड हुई लेकिन क्या नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई, तो आप इसको सब क्लॉज 1 बोल के, सब क्लॉज फर्स्ट बोल के क्या कर दीजिए, डीम्ड एप्लीकेशन बोल दीजिए। और अगर डिराइव्ड भी हो गई है और रिसीव भी हो गई है फिर भी नहीं करा, तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, एनी अदर रीजन बोल के आप उसको डीम्ड एप्लीकेशन दिखा के, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट की इनकम ऐसे आप कर सकते हैं, एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अब ये सवाल है कि ये हम डिपार्टमेंट को बताएंगे कैसे कि हमारे साथ में ऐसा हुआ है, मतलब एनी अदर रीजन है, मतलब डिराइव्ड भी हो गया, रिसीव्ड भी हो गया फिर भी नहीं हुआ, या डिराइव्ड हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, ये बताएंगे कैसे। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये जो है ये आपको ऑप्ट करना पड़ता है, ये ऑप्शन क्या करना पड़ता है, ऑप्ट करना पड़ता है। और ये जो रिटर्न फाइल करने की जो आपकी ड्यू डेट है, इस ड्यू डेट से पहले पहले आपको असेसिंग ऑफिसर के बिफोर क्या करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका केस सब क्लॉज फर्स्ट वाला है या सब क्लॉज कौन सा है, सेकंड वाला है। ये आप क्या करेंगे, असेसिंग ऑफिसर के बिफोर बताएंगे, ऑप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एओ को कैसे होगा, ठीक है। और कब तक, रिटर्न फाइल करने की जो भी आपकी क्या है ड्यू डेट है उस डेट तक। और इस तरह से आप ट्रस्ट की इनकम, ये देखिए अब क्या हो गई है, नील हो गई। तो किसी ईयर में 85% से, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि मिनिमम एप्लीकेशन करना ही करना पड़ेगा, मिनिमम एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे अभी तक 85% करना है अगर ट्रस्ट को इनकम की क्या लेनी है, एग्जाम्पशन लेनी है। तो अभी तक तो हमारा था मिनिमम क्या करना है, 85% करना है। लेकिन अब हमने एक नई चीज और सीख ली इसके अंदर कि अगर किसी ईयर में मिनिमम भी अप्लाइड नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इन्होंने अभी हमको दिया है, किसका, डीम्ड किसका, एप्लीकेशन का। और डीम्ड एप्लीकेशन दिखा के आप एग्जामिशन ले सकते हैं। डीम्ड एप्लीकेशन के दो सब क्लॉज बताए, एक तो बताया है कि इनकम क्या हो गई हो, डिराइव्ड हो गई हो लेकिन क्या नहीं हुई हो, रिसीव्ड नहीं हुई हो, ये अगर रीजन है, ठीक है ना, ये रीजन है, बता दीजिए, ठीक है। और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए एनी अदर रीजन है। एनी अदर रीजन, हम ये भी नहीं पूछेंगे कि अदर रीजन कौन सा है, बस एनी अदर रीजन बोल के डीम्ड एप्लीकेशन बोल के आपको क्या दे देंगे, एग्जाम्पशन दे देंगे। लेकिन ये एग्जाम्पशन आपको क्या करनी पड़ती है, ऑप्ट करनी पड़ती है, कब तक, रिटर्न फाइल करने की क्या है ड्यू डेट तक, रिटर्न फाइल करने की क्या है ड्यू डेट तक। अब इस क्वेश्चन को मैं और आगे चलाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं और आगे चलाता हूँ। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन और बना रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए। और अच्छे क्वेश्चन से अच्छी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को क्या होगी, मिलेगी। ये लीजिए क्या है, डीम्ड एप्लीकेशन है। क्वेश्चन आपके सामने है, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे ये पूछना चाहे डीम्ड एप्लीकेशन कौन सा वाला है। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और कहा गया ये सब क्लॉज कौन सा है, फर्स्ट वाला था। सब क्लॉज फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, 25 CR, 25 CR नहीं, 15 CR थे, 15 CR। क्या हुआ था, 15 करोड़ की, ठीक है, इनकम क्या हो गई थी, डिराइव्ड हो गई थी, ठीक है ना, इनकम क्या हो गई थी, डिराइव्ड हो गई थी। इनकम डिराइव्ड हो गई थी कौन सी ईयर में, 22 और किस में, 23 में, ठीक है, 22-23 में। लेकिन उस ईयर में क्या नहीं हुई थी, ये रिसीव्ड नहीं हुई थी, ये क्वेश्चन है आपको। और आपने 22-23 में उसको क्या बता दिया, डीम्ड एप्लीकेशन बता दिया। ये लीजिए, मैंने यहाँ लिख देता हूँ कि क्या हो गया, आपने तो इसको डीम्ड एप्लीकेशन बोल के एग्जाम्पशन भी ले ली। अब कहानी कुछ आगे है इस तरह से, आगे क्या हुआ, ये 15 करोड़ आपको फिर क्या हुए, रिसीव्ड हुए। ये 15 करोड़ रिसीव्ड हुए, से मान लीजिए, एग्जाम्पल ही चल रहा है तो से मान लीजिए अगले साल ही लिख भी देता हूँ, से मान लीजिए आपको 23-24 में क्या हो गए, रिसीव्ड हो गए। पर अभी तक तो आपने जो एग्जामिशन ली है ना वो डीम्ड बोल के लिए। डीम्ड का मतलब है कि मैंने उसको चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाइड कर दिया, जबकि एक्चुअली में अप्लाइड हुआ नहीं था। आपने सिर्फ क्या बोला, डीम्ड बोल दिया और एग्जामिशन ले ली, और आपको लॉ मेकर ने एग्जामिशन दे दी, जबकि वो चैरिटेबल पर्पस, उससे कोई एजुकेशन रिलीफ नहीं हुआ। इस 15 करोड़ का कोई एजुकेशन रिलीफ नहीं हुआ, इसका कोई मेडिकल रिलीफ नहीं हुआ, इससे कोई रिलीफ ऑफ क्या नहीं हुआ, पुअर नहीं हुआ। अब 23-24 में क्या हुई, रिसीव्ड हुई। तो अब इसमें डीम्ड एप्लीकेशन तो हो गया, लेकिन अब इस पे क्या है, कंडीशन है, ये जिस भी ईयर में क्या हो जाए, रिसीड हो जाए, अब आपको इसको एक्चुअल में भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको उसमें क्या होगा, एक्चुअल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक्चुअल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, मतलब 15 करोड़ की एग्जाम्पशन ली है, तो अब इससे आप रिलीफ ऑफ पुअर करो,
एजुकेशन रिलीफ करो, योगा करो, मेडिकल रिलीफ करो, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो करना है अभी करो। एक्चुअली में जब अप्लाइड करना है, एक्चुअल एप्लीकेशन ये लिखना था मेरे को, एक्चुअल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है अब आपको, ठीक है, एक्चुअल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। अब कब रिक्वायर्ड है आपको, कौन सी ईयर में, तो आपको उस प्रीवियस ईयर में रिक्वायर्ड है जिस प्रीवियस ईयर में ये 15 करोड़ आपको क्या हो जाए, रिसीव्ड हो गए, रिसीव्ड हो जाए। अब इसमें भी मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूँ, से मान लीजिए हो सकता है कि ये जिस ईयर में रिसीव हुए उसकी ईयर की 31 मार्च को हुए हो, लास्ट दिन, जैसे 31 मार्च 2024 को हुए हो, से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आप बोलिए उस ईयर में भी कैसे करोगे, तो इन्होंने लॉ मेकर ने समझा, इन्होंने कहा जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ वो ईयर, और उसका हम आपको एक पूरा और साल भी दे रहे हैं, फॉलोइंग कौन सा है, इमीडिएटली फॉलोइंग जो भी क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा, उसका जो भी इमीडिएटली क्या होगा, इमीडिएट फॉलोइंग प्रीवियस ईयर होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करा, हमने कहा 23-24 में वो 15 करोड़ रिसीव हो गए, तो लॉ मेकर कह रहे हैं 23-24 में, और प्लस उसका अगला साल हम आपको देते हैं 24-25। अब आप इसमें एक्चुअली उसको क्या कर दीजिए, एप्लीकेशन करना आपको रिक्वायर्ड है, एक्चुअल एप्लीकेशन करना रिक्वायर्ड है। ये 15 करोड़ रिसीव हो गए, ऐसा भी हो सकता था कि ये साल के एंड में रिसीव होते हैं, इसलिए हमने ये साल और एक पूरा फ्रेश साल आपको दिया है, उसको क्या करने के लिए, एक्चुअली अप्लाइड करने के लिए, और पहले डीम्ड एप्लीकेशन मान के हम आपको एग्जामिशन क्या कर चुके हैं, दे चुके। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कुल मिला के लॉ मेकर टैक्स नहीं करना चाहता, वो चाहता अंत नहीं तो पंत, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, पैसा चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए। टैक्स नहीं लगाएंगे, आज डीम्ड एप्लीकेशन मान के एग्जामिशन दे देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए, अब इस क्वेश्चन को, अब आपको इस आंसर मिल गया कि आपको क्या बताना है, आपको बताना था जिस भी ईयर में रिसीव्ड हुआ वो कोई सा भी ईयर है और उसका इमीडिएटली फॉलोइंग प्रीवियस ईयर अप्लाइड कर देना है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लीजिए आपने इस 23-24 प्लस उसका फॉलोइंग इमीडिएटली फॉलोइंग प्रीवियस ईयर 24-25, इन दोनों में मिला के आपने मान लीजिए 13 करोड़ क्या कर दिए, एक्चुअली में अप्लाइड कर दिए। ये क्वेश्चन आया। अब इसके आगे सेकंड पार्ट, मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछा, तो अब बताइए क्या होगा, तो अब आप इसका आंसर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो अब हमको कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस बताने पड़ेंगे, क्योंकि 15 करोड़ का तो डीम्ड एप्लीकेशन कर चुके हो, लेकिन एक्चुअली अप्लाइड आपको जो साल दिए थे दोनों मिला के 13 करोड़ ही हुए। तो अब आप इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ये जो 2 करोड़ है ना, ये 2 करोड़ आपकी टोटल इनकम में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ईयर में इंक्लूड हो जाएगा। और कौन सी ईयर में, इस वाले ईयर में, जो लास्ट साल था ना, लास्ट साल था अपने एग्जाम्पल में, कौन सा था, 24-25 था। अप्लाइड करने का नहीं करा, जितना कर दिया उतना अच्छा है, नहीं करा, अब ये 2 करोड़ आपकी टोटल इनकम में, उस ईयर की टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, ठीक है। और कर लिया जाएगा, इसका मतलब इस पर टैक्स होगा। अच्छा, अब अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो 13 करोड़ आपने जो करे, 23-24 में करे और 24-25 में आपने मान लीजिए 13 करोड़ करे, सेम मान लीजिए इसमें तो आपने, मान लेते हैं एग्जाम्पल बना रहे हैं अपन तो इसमें तो आपने कितने करे, 8 करोड़ करे, और इसमें आपने कितने करे, 5 करोड़ करे, ठीक है। एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पॉइंट पूछना चाहता है, ये जो 8 करोड़ आपने करे, क्या इसे हम 23-24 का एप्लीकेशन शो कर सकते हैं क्या, उस ईयर का, तो उसका आंसर है नो, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी डीम्ड एप्लीकेशन दिखा चुके हो, कौन से, 22-23 में। इसी तरह से एग्जामिनर पूछता है कि ये जो 5 करोड़ हमने 24-25 में अप्लाइड करे, क्या इसको हम एप्लीकेशन दिखा सकते हैं क्या 24-25 का, तो आप इसका जवाब दे देना, आंसर इज नो, ठीक है ना। ये क्या नहीं है, आप इसे अब दोबारा एप्लीकेशन नहीं होगा, दो बार थोड़ी मानेंगे कि एक बार तो डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया और अब उसको एक्चुअली में अप्लाइड करा तो वापस से मान लें, ऐसा नहीं है। तो ये 23-24 का अब एप्लीकेशन नहीं है, और ना ही ये क्या है, ना ही इसे हम एप्लीकेशन मानेंगे आपके कौन से का, 24 और किसका, 25 का भी नहीं मानेंगे। बस आप पे तो कंडीशन है कि आपको कर देना है, जितना नहीं करोगे उतनी टोटल इनकम जरूर मान लेंगे। और कौन से ईयर की मान लेंगे, ये मानेंगे जो भी कौन सा ईयर होगा, फॉलोइंग क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। और फॉलोइंग प्रीवियस ईयर किसका, जिसमें वो इनकम आपको क्या हो चुकी है, रिसीव्ड हो चुकी है, नहीं तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा। और इस कॉन्सिक्वेंस को वो बताते हैं हमारे 11 सबसेक्शन किससे, 1B से, ये इससे बताते हैं। तो सब कुछ बता दिया, डीम्ड एप्लीकेशन दिखा सकते हो, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, डीम्ड एप्लीकेशन दिखा दिया इस 15 करोड़ को आपने कि हमको रिसीव्ड नहीं हुई, आज डीम्ड एप्लीकेशन हो चुका है आपका।
लेकिन ध्यान रखिएगा इस डीम्ड एप्लीकेशन को आपको एक्चुअली में अप्लाइड करना पड़ेगा। कौन सी ईयर में? जिस भी प्रीवियस ईयर में रिसीव हो जाए वो, और प्लस एक पूरा फ्रेश ईयर तो देंगे इमीडिएटली जो फॉलोइंग प्रीवियस ईयर होगा। इन दोनों में मिला के उस 15 करोड़ को अप्लाइड कर लेना है, और जितना शॉर्ट अप्लाइड करोगे, जितना नहीं अप्लाइड करा उतना हम उसकी टोटल इनकम मान लेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीखने को मिला, लेकिन ये सीखने को मिला है अभी इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा है? 15 करोड़। अब हम सीखते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा है? 10 करोड़। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ 10 करोड़। ये लीजिए वापस से क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम में आया। ये आपने कुछ डीम्ड एप्लीकेशन बताया था, एग्जामिनर ने आपको केस बना के दिया कि ये कुछ डीम्ड एप्लीकेशन था आपका 10 करोड़ का। ठीक है ना, कितने करोड़ का? 10 करोड़ का। किस रीजन की वजह से था? अगर टेक्निकल बोलेगा तो वो ऐसे बोलेगा सब क्लॉज किसकी वजह से? सेकंड की वजह से। ठीक है, और टेक्निकल नहीं बोलेगा तो ये बोलेगा कि क्या हो चुका था? इनकम क्या हो चुकी थी? डिराइव्ड थी, एंड क्या हो गई थी? रिसीव्ड भी हो गई थी। वो ऐसे भी नहीं बोलेगा, वो उसको बोलेगा किस वजह से डीम्ड एप्लीकेशन हुआ था, वो बोलेगा डीम्ड एप्लीकेशन था एनी अदर रीजन की वजह से। मतलब रिसीव्ड भी हो गई थी, फिर भी आपने उसको अप्लाइड नहीं करा था, लेकिन डीम्ड एप्लीकेशन मान के आपने उसको क्या ले ली थी? एग्जेम्पशन तो ले ली थी 10 करोड़ की, और वो रिसीव्ड भी हो चुका था। ये रिसीव्ड भी था कौन सी ईयर में? 22-23 में। रिसीव्ड भी था, डिराइव्ड भी था, सब कुछ था, फिर भी अप्लाइड नहीं हुआ। हमने तो डीम्ड एप्लीकेशन कर दिया, और आपने कहा था एनी अदर रीजन, और ये आपको हमने कहा था, आपने इसको ऑप्ट करा, और ऑप्ट भी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक कर लिया, और आपको एग्जामेशन मिल गई 10 करोड़ की। अब बोलिए क्या करना है? तो अब आप आंसर बोलेंगे, बड़ा सिंपल है, रिसीव्ड तो हो ही चुका है, तो अब आपका जो भी फॉलोइंग कौन सा है? प्रीवियस ईयर है। रिसीव्ड तो हो ही चुका है, तो पूरा साल अब आपके पास में अवेलेबल है, अगला साल 23-24। अब इस 23-24 में आप उसको एक्चुअल क्या कर लीजिए? एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है आपका। ठीक है ना, पूरा साल मिल ही रहा है आपको, तो अब आपसे रिक्वायर्ड क्या है? उस 10 करोड़ को, कोई बात नहीं इस साल नहीं करा, कोई रीजन रह गया होगा, ठीक है ना, तो अनशन खर्चे भी थोड़ी करने थे, आपको हो सकता है कि कोई पर्पस नहीं मिला हो, ठीक है, तो इस वजह से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एनी अदर रीजन बोल के हमसे डीम्ड एप्लीकेशन बोल के एग्जामेशन ले लो, लेकिन अगला साल जो है 23-24 में उसको आप एप्लीकेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन क्या कर देना? रिक्वायर्ड है आपसे। ये आपको आंसर बताना है। अब इस क्वेश्चन के वन पार्ट में कहा गया कि आउट ऑफ 10 करोड़ में से, आउट ऑफ 10 करोड़ में से 8.5 सीआरई क्या हुए? एक्चुअली अप्लाइड करे आपने कौन सी ईयर में? 23 और 24 में, मतलब फॉलोइंग प्रीवियस ईयर में 23-24 ही करे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अब इस सेकंड पार्ट का आंसर दो, तो आप इस सेकंड पार्ट का आंसर कैसे देंगे? तो आप आंसर देंगे अगेन क्या है? कॉन्सिक्वेंस। अगेन बताएंगे कॉन्सिक्वेंस के आउट ऑफ 10 सीआर में से, ठीक है, 8.5 सीआरई क्या हुए? ये तो डीम्ड एप्लीकेशन था, और एक्चुअल डीम्ड एप्लीकेशन हुआ था किसमें? 22-23 में, और एक्चुअल एप्लीकेशन आपको 23-24 में करना था, वो कितना करा आपने? 8.5 करोड़ ही करा। तो ये जो 1.5 सीआर आपने क्या करा है? कम करा है। तो पहले जैसे बताया था वही आंसर अभी आप देंगे, और क्या देंगे? इसको आपकी क्या मान लेंगे? टोटल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। ये आपके टोटल इनकम में क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा, डीम्ड हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा 1.5 करोड़। तो जैसे पहले एग्जांपल में था ना, डीम्ड टोटल इनकम में इंक्लूड करा था अपन ने, ये कितना? 2 करोड़ करा था अभी, ठीक है ना, कितना करा था अभी अपन ने? ये 2 करोड़ करा था, ठीक है। तो वहां पर तो क्या था? जिस ईयर में रिसीव्ड हुआ, और उसका कौन सा ईयर था? फॉलोइंग प्रीवियस ईयर, ये रहा, जिस ईयर में रिसीव्ड हुआ और उसका कौन सा था? फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। और एनी अदर रीजन में तो क्या था? इनकम तो ऑलरेडी क्या हो चुकी थी? रिसीव्ड हुई हुई थी, तो इसलिए सिर्फ सिर्फ कौन सा दिया? फॉलोइंग प्रीवियस ईयर दिया 23-24। एक्चुअल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, आपने आउट ऑफ 10 सीआर में से सिर्फ 8.5 सीआर ही करा अगर, तो ये 1.5 सीआर आपकी क्या हो जाएगा? टोटल इनकम इंक्लूड हो जाएगा। कौन सी ईयर की टोटल इनकम में? ये 23-24 की, ठीक है ना, 23-24 की टोटल इनकम में क्या कर दिया जाएगा? इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बना के आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। अगेन वापिस से क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, ये जो आपने 8.5 सीआर का क्या करा है? एक्चुअल में एप्लीकेशन करा है किसमें? 23-24 में, तो क्या इसे उस ईयर की एप्लीकेशन मान लिया जाएगा? तो ये उस ईयर की क्या नहीं माना जाएगा? एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको आप ऑलरेडी डीम्ड मान के क्या देख ले चुके हैं? एग्जामेशन ले चुके हैं। तो अब जब इसे एक्चुअली में अप्लाइड करोगे तो दोबारा हम इसको क्या नहीं मानेंगे? एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। तो ये चीज हमारी क्या थी? कॉन्सिक्वेंस थी। तो
तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने सीखा। और सबसे बढ़िया क्यों तो क्या था, अरे किसी ईयर में अगर 85% क्या हो जाए, फॉल्स शॉर्ट भी हो जाए, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, आप ट्रस्ट की इनकम को 100% एग्जेम्प्ट करा सकते हो। अगर आपके पास में रीजन है कि इनकम डिराइव थी लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई, तो सब क्लॉज फर्स्ट दिखा के एग्जामेशन ले लेना। और अगर आपके पास में कोई रीजन नहीं भी है, तो आप तो एनी अदर रीजन बोल के क्या ले लेना, एग्जामेशन ले लेना और ट्रस्ट की इनकम को एग्जेम्प्ट करवा लेना। मतलब जितना एक्चुअली में अप्लाइड करा, रेवेन्यू करा, कैपिटल करा, डोनेशन दिया अदर देन कॉर्पस, अच्छी बात है। फिर भी अगर ये 85% से क्या हो गया, फॉल्स शॉर्ट हो गया, ये लिखा था मैंने, क्या हो गया, फॉल्स शॉर्ट हो गया, लेस देन 85% हुआ, किसका, इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी है लंडन ट्रस्ट का, उदास होने की जरूरत नहीं है। शानदार कॉन्सेप्ट हमारे पास में सीखा है हमने, कौन सा, डीम्ड एप्लीकेशन का। अगर हमारे पास में रीजन है, अच्छा कौन सा वाला, कि इनकम डिराइव्ड है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो डीम्ड एप्लीकेशन दिखा दीजिए, इसको हम सब क्लॉज फर्स्ट बोलेंगे। और अगर रीजन नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं है, आज आज तो अभी एनी अदर रीजन बता के डीम्ड एप्लीकेशन दिखा के क्या ले लो, एग्जामिशन ले लो, और बाद में आप उसको एक्चुअली अप्लाइड कर देना। एक्चुअली अप्लाइड कब करना है, अगर इनकम रिसीव्ड नहीं हुई थी, तो जिस ईयर में रिसीव्ड हुई, जिस ईयर में क्या हुई, रिसीव्ड हुई, प्लस उसका फॉलोइंग प्रीवियस ईयर तक। और अगर एनी अदर रीजन था, मतलब रिसीव्ड आपको ऑलरेडी हो चुकी थी, तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ आपको अगला साल मिलेगा पूरा फॉलोइंग प्रीवियस ईयर कर देना। नहीं करोगे, जितना नहीं करोगे उतना आपकी टोटल इनकम में उसको क्या कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट हमने अभी तक क्या करा है, सीखा है। अभी तक की बात करें तो इस शीट में हमने काफी कुछ क्या करा है, लिखा है, और काफी कुछ चीजें लिख के हमने काफी कुछ चीजें यहाँ पर क्या करी है, सीखी। देखो इतना कुछ लिखा, इतना कुछ लिख के हमने बहुत सारी चीजें क्या करी है, सीखी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे के प्रोविजन के क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन बना बना के उसके प्रोविजन को भी क्या करते हैं, सीखते हैं।